जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकेंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनी आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉगी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क, एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जैन है। द स्टडी आईएएस के ध्रुव वेबिनार का मूल उद्देश्य है कि हम किस तरीके से मेंस प्रिपरेशन में एक सही और सटीक रणनीति का निर्माण कर सकें, ताकि भटकाव कम हो सके और अलग अलग पेपर जैसे कि जीएस पेपर 1, 2, 3 और जीएस पेपर 4 में सटीक तरीके से किन सोर्सेस को हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, इस पर हम उद्देशित हो सकें। खास तौर पर इस ध्रुव वेबिनार का टारगेट ही यही है कि हम एक उपयुक्त तरीका आपको बता सकें और ये भी बता सकें कि कैसे द स्टडी आईएएस में ये मेंस प्रिपरेशन हम उस सटीक रणनीति के साथ कर रहे हैं। आज के वीडियो में मूल रूप से हम जीएस पेपर 3 और ख़ास तौर पर जीएस पेपर 3 से संबंधित 2 मुख्य क्षेत्र, जिसमें एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है, उस पर चर्चा करेंगे। अब एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको खास तौर पर छात्रों ने एक तरीके से या तो हाशिए पे डाल दिया या उससे डर जाते हैं, या एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जिसमें एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमको देखने मिलता है, और वो मिसकंसेप्शन है कि ये बड़ा करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और यहीं से कुछ गलतियां निकल के आती हैं, जिसमें हमको देखने मिलता है कि जीएस पेपर 3 में जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट लगभग 100 से 110 नंबर का अपना वेटेज रखता है, और अन्य पेपरों में भी अभी मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा कि कहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट अपना एक पैर रखता है या अपना एक जमाव रखता है, जहां पर वो 40 से 50 नंबर इन्फ्लुएंस करता है। तो मूल रूप से ये टोटल
100 से 150 नंबर का सब्जेक्ट किस तरीके से एक तरीके से स्टूडेंट ने यह समझ लिया है कि ये एक करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एक क्वालिटेटिव सब्जेक्ट को क्वांटिटेटिव बना दिया है, मात्रात्मक बना दिया है। इस तरीके से सोच लिया गया है कि हम केवल करंट अफेयर्स और कुछ छोटी छोटी चिट्ठियाँ या छोटे छोटे स्निपनेट्स पढ़ लेंगे तो उससे हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा, जो कि एक रणनीति में बहुत बड़ी चूक है। और आज हमको देखने भी मिलता है कि जीएस पेपर 3 में स्टूडेंट्स की एवरेज मार्किंग सबसे कम है। अगर चारों पेपरों में देखा जाए तो मूल रूप से इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, स्टूडेंट्स की मार्किंग 75 से 80 मार्क्स के बीच में आकर के रुक गई है जीएस पेपर 3 में, जो कि क्वालिफाइंग मार्क के लगभग 5 या 6 नंबर ऊपर ही है। तो इस बात से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जीएस पेपर 3 और ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, और पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, जिसके कारण से ये पूरा बवंडर मचा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमें इस पूरी प्रिपरेशन को 3 आईज पर बेस करना है। 3 आईज, ये 3 आईज क्या है, या ये 3 आई की जब चर्चा हम करते हैं तो ये 3 आई क्या है? हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा, और हमें इलस्ट्रेट करना होगा कि कैसे मुख्य रूप से इस पूरे पेपर में, खास तौर पर एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी में भी कैसे गलतियां हो रही हैं, और इन गलतियों के कारण से किस तरह से स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जब हम जीएस पेपर 3 के बारे में बात करते हैं, मूल रूप से पूरे पेपर की अगर आप चर्चा करें तो हम देख सकते हैं इस पूरे पेपर में हमको सबसे पहले इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखने मिलती हैं, अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें देखने मिलती हैं। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से संबंधित मुद्दे। चौथा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। और पांचवा सब्जेक्ट यहां पर निकल के आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इन पूरे सब्जेक्ट्स का अगर हम वेटेज समझेंगे जीएस पेपर 3 में, तो इंडियन इकोनॉमी अपने आप में 90 से 100 नंबर का वेटेज, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, +- 10 भी हो सकता है, इतना वेटेज लेकर के चलती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में 40 से 50 नंबर का वेटेज लेकर के चलती है। एनवायरनमेंट भी अपने आप में 40 से 50 नंबर का वेटेज लेकर के चलती है। इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में 40 से 50 नंबर का वेटेज लेकर के चलती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से बटा हुआ है, और काफ़ी अच्छे से सेक्शंस हमने डिवाइड किए और अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है। लेकिन इस बटे हुए होने के साथ भी बहुत सारा पेपर या बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार साइंस का क्वेश्चन डिजिटल इकोनॉमी के रूप में इकोनॉमी में भी पूछ लिया जाता है, और कई बार साइंस का क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी के रूप में इंटरनल सिक्योरिटी में भी पूछ लिया जाता है। कई बार एनवायरनमेंट का क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट्स के रूप में इकोनॉमी में भी पूछ लिया जाता है, और कई बार एनवायरनमेंट का क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़ करके अर्बन फ्लड के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो यहां पर ये पेपर एक तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई इस चीज को करना पड़ेगा, इस चीज की पहचान करनी पड़ेगी कि इस पेपर का नेचर कैसा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पढ़ने का नेचर कैसा है, हम क्या उस तरीके से पढ़ पा रहे हैं जिस तरीके से हमको पेपर पूछ रहा है, या जिस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ये बहुत लॉजिकल बात है
कि ये पूरा का पूरा पेपर बड़ा ही डायनेमिक पेपर है। इसमें चीज़ें स्टैटिक कम है, डायनेमिक ज़्यादा है। डायनेमिक क्यों है? क्योंकि चीज़ें जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं, चीज़ें नई नई चीज़ें इसमें आती जाती हैं। अगर और सब्जेक्ट्स को हम नापेंगे और सब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा धीरे चेंज होता है, हिस्ट्री थोड़ा धीरे चेंज होता है, लेकिन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत जल्दी 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 इनमें एडिशंस होते हैं। सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, लेकिन नई नई चीज़ें आती जाती हैं। जब नई नई चीज़ें आती जाती हैं तो हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये करंट का ही टॉपिक है, ये करंट अफेयर्स पढ़ने से ही हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे आइडेंटिफिकेशन में मिस्टेक है। हम ये समझते हैं कि अगर ये करंट ओरिएंटेड है तो ये ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ मूल मुद्दे हैं, कुछ मूल टॉपिक हैं जिनके सराउंडिंग में ही सवाल मूल रूप से घूमता है, जिनके सराउंडिंग में ही मूल रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जिनके आसपास की चीज़ों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स या उस साल का करंट अफेयर्स उस पूरे सवाल के किसी एक हिस्से के एक बिंदु या किसी एक पॉइंट को बता सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा आंसर नहीं बता सकता है। और यही सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट्स के साथ होती। और वो पहली मिस्टेक क्या है? वो ये समझते हैं कि हम करंट अफेयर्स जिसमें थोड़े से फैक्ट्स, करंट अफेयर्स जिसमें थोड़े से स्निपेट्स, करंट अफेयर्स जिसमें थोड़ी सी न्यूज़, करंट अफेयर्स जिसमें थोड़ी सी हैपनिंग को अगर हम जान लेंगे तो हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये है आइडेंटिफिकेशन इस बात का कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में या इस पूरे सब्जेक्ट में या इस पूरे पेपर में सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है। यदि आप इस बात को नहीं समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, यदि आप ये नहीं समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज की उत्पत्ति या इसके मूल सिद्धांत कहाँ से निकले हैं, यदि इस बारे में नहीं समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हमको प्रभावित करता चला आ रहा है, तो आप कैसे समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित जो भी गवर्नेंस है उसमें इस साल जो हुआ है उसको हम किस तरीके से लिखें। तो जब हम केवल फैक्ट्स लिख के आ जाते हैं, जब हम केवल इंफॉर्मेशन लिख करके आ जाते हैं, जब हम केवल वो करंट अफेयर्स लिख करके आ जाते हैं, तो हमें जो एब्सोल्यूट मार्किंग होनी चाहिए उस पूरी मार्किंग से 30 से 40% मार्किंग कम हो जाती है, और वही हमको देखने मिल जाती है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, और दूसरी बात, इस बात को भी आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सिलेबस कैसा है, ये किस तरीके से हमसे चाहता है कि हम क्या क्या पढ़ें, उसी चीज़ को हम समझेंगे। दूसरी चीज़ हम इसमें समझेंगे कि हमें इंटीग्रेट करना होगा। हमें पहले तो पहचान करनी होगी कि किस तरीके से सिलेबस बना हुआ है। दूसरी ओर हमें यह भी समझना होगा कि हम इस पूरे सिलेबस को, जब आप कह देते हो कि ये बड़ा ही डायनेमिक पेपर है, जब आप कह देते हो कि ये बड़ा करंट ओरिएंटेड पेपर है, तो ये कह देने बस से कि ये बड़ा करंट ओरिएंटेड पेपर है, इसका सॉल्यूशन नहीं बनता। अगर ये करंट ओरिएंटेड पेपर है तो इसमें तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे पेपर जहां पर करंट अफेयर्स का अपने आप में हिस्सा थोड़ा सा कम है, उन पेपर्स में चीज़ों को आसानी से असेंबल किया जा सकता है, चीज़ों को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन ऐसे पेपर जो थोड़े से डायनेमिक हैं, जिनमें चीज़ें जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, जिनमें एडिशन जल्दी जल्दी होता है, उन सभी में दो चीज़ों का बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ होती है करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड। अब कई बार क्या होता है, जब आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हो, आपने किसी अमुक संस्थान की करंट अफेयर्स की मैगजीन देख ली, या पूरे मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी अलग अलग प्रकार की करंट अफेयर्स के आपने स्निपेट्स देख लिए, मैगजीन देख ली, कोई न्यूज़ आपने पढ़ ली, सामान्यतः किसी भी न्यूज़ के बारे में पढ़ लिया। जैसे कि अभी बहुत तात्कालिक रूप से देखें तो कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी में COP16 हुआ है। आपने करंट अफेयर्स की मैगजीन में दो तरीके से उसको पढ़ लिया। एक, उसमें साइड में लिखा होगा कि कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी क्या है, दूसरी तरफ लिखा होगा कि कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी COP16 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन
कन्वेंशन फॉर बायोडायवर्सिटी 1992 बनने के बाद से लेकर 2024 के बीच में कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगी, जो आपको समझाएंगी कि अभी जो हुआ है COP16 में वो कितना रेलिवेंट है, कितना सही है, कितना गलत है। क्योंकि यहां पर आपसे यूपीएससी एक हिस्से में ये तो पूछेगा कि कन्वेंशन फॉर बायोडायवर्सिटी क्या है, लेकिन दूसरे हिस्से में ये भी पूछेगा कि क्या इस वर्ष जो COP16 हुआ है वो भारत के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर उसने इस तरीके से पूछ लिया तो हम उसका जवाब बहुत थोड़े बहुत चीजों में लिख करके या करंट अफेयर्स की चीजों को लिख करके नहीं दे सकते। वहां पर हमको उसको इंटीग्रेट करना होगा, उस अंडरस्टैंडिंग को इंटीग्रेट करना होगा। तो दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहां पर यह हो जाती है कि हम इस सिलेबस को पहचान तो करें, दूसरी तरफ हम उसको इंटीग्रेट भी करें, हम उसको एकीकृत करें, हम उसको एक जगह पर लेकर के आए और फिर उस एकीकरण से या उस इंटीग्रेशन से जो हमको मिल रहा है उसको हम इलस्ट्रेट कर सके। हम यहां पर कई तरीके से चर्चा की जाती है कि अमुक सब्जेक्ट को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इस आंसर को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इस टॉपिक को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, और उन सब को करने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम लोगों ने आज बना लिया है कि आप टेस्ट सीरीज लिख लो। अभी देखिए स्टूडेंट्स की पढ़ाई करने का तरीका कैसा हो गया है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई करने का तरीका है, स्टूडेंट आता है, एक किसी फाउंडेशन कोर्स में अपने आप को खपाता है, लगभग 1-1.25 साल 1.5 साल खपाने के बाद उसको समझ में आता है कि अभी उसने पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ उसने जाना है। फिर दूसरी तरफ क्या करता है, फिर वो अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ना शुरू करता है, कुछ चीज़ों को पढ़ता है, इधर उधर से अपने कुछ नोट्स को इकट्ठा करता है, फिर कुछ करंट अफेयर्स को इकट्ठा करता है, फिर किसी एक संस्थान में जाकर के टेस्ट सीरीज लिखता है। उस टेस्ट सीरीज के दौरान वो पढ़ता भी है, लिखता भी है, अपने आप को प्रैक्टिस भी देता है, और उसके बाद इतना सब होने के बाद उसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने ये चीज़ें लिख के देख ली हैं, अब मैं जाके सीधे एग्जाम में लिख सकता हूँ। और इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम समझेंगे तो इस पूरी प्रक्रिया को बड़ा ही बर्डनसम, बड़ा ही उबाऊ, बड़ा ही क्वांटिटेटिव बना दिया गया है। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो यूपीएससी के पूरी प्रिपरेशन में इस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवरबर्डन ऑफ कंटेंट। इतना ज्यादा कंटेंट हमको देखने मिलता है। आप YouTube खोलिए, जमाने की चीजें आपको कंटेंट के फॉर्म में मिल जाएंगी, अपने अपने हिस्से की चीजें मिल जाएंगी, इसके बाद अपनी अपनी ओपिनियन के साथ मिल जाएंगी। जब आप उन चीज़ों को देखते रहेंगे तो आप बड़े ही ओपिनिएटेड हो जाते हैं। अगर आप लगातार BBC को ही पढ़ते रहेंगे या BBC के वीडियो देखते रहेंगे तो एक तरीके से आप थोड़े से लेफ्टिस्ट हो जाएंगे। केवल राइट विंग के वीडियोस देखते रहेंगे तो एक तरीके से आप राइट ओरिएंटेड हो जाएंगे। और ये ओरिएंटेशन और ये ओपिनिएटेड हो जाना एक यूपीएससी के कैंडिडेट के लिए बड़ा खतरनाक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, जब इतना ज़्यादा कंटेंट होता है तो स्टूडेंट उस कंटेंट के महासागर में डूबता चला जाता है और उसको समझ में ही नहीं आता कि इसका पूरा हिस्सा या इसका पूरा सिरा कहाँ है। और जब वो एग्ज़ाम देने बैठता है तो उस पूरे कंटेंट से, उस पूरे कंटेंट के महासागर में से क्या निकल के आया है, उसने उस एग्ज़ाम में कितना उसको यूटिलाइज किया है, ये बड़ा ही क्वेश्चन मार्क वाला एक टॉपिक हो जाता है। और इन सब के बाद स्टूडेंट जब एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो स्टूडेंट को लगता है कि मैं तो ठगा गया हूँ, मैं कहीं ना कहीं इस जगह पर आ गया हूँ कि मैंने जो इतनी पूरी प्रक्रिया करी है उस प्रक्रिया का निष्कर्ष या उस प्रक्रिया का रिजल्ट मुझे देखने नहीं मिला। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो यूपीएससी को अगर हम या यूपीएससी प्रिपरेशन को हम क्वांटिटेटिव बना देंगे तो यूपीएससी प्रिपरेशन क्वांटिटेटिव अगर हो गई तो फिर उसमें से रिजल्ट निकालना सागर में से मोती निकालने बराबर है। वैसे ही यूपीएससी में सिलेक्शन करना सागर में मोती से निकालने बराबर है, लेकिन अगर आप उसको क्वांटिटेटिव कर दोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपने सागर नहीं महासागर रख लिया है। और यूपीएससी किसी भी तरीके से एक क्वांटिटेटिव एग्जाम नहीं है। अगर आप कहें
कि यूपीएससी या आईएएस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो ये आईएएस की प्रिपरेशन या यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने आप में यूनिक क्यों है? इस पूरे भारतवर्ष में यूपीएससी का एग्जाम इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि बहुत से एग्जाम हमको देखने मिलते हैं, चाहे वो एसएससी की बात करो आप, चाहे स्टेट पीसीएस की बात करो, और भी जीके और जीएस रिलेटेड बैंक पीओ की बात करो, बहुत सारे एग्जाम हैं। और आजकल बहुत सारे कैंडिडेट ये यूपीएससी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं और बहुत अलग अलग ल्यूक्रेटिव तरीके से उन सारे कैंडिडेट्स को भी यूपीएससी की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बाद वो सब अच्छा है, आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा काम आप कर रहे हैं कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि यूपीएससी का एग्जाम दूसरे एग्जाम से अलग क्यों है? दूसरे एग्जाम्स क्वांटिटेटिव हैं, बहुत सारा पढ़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उसमें से कुछ आ जाएगा और आप उसमें से एग्जाम क्लियर कर लोगे, उसका क्वांटिटेटिव नेचर है। लेकिन यूपीएससी चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, यूपीएससी एक क्वालिटेटिव एग्जाम है। उस क्वांटिटी में से क्वालिटी निकाल के उस क्वालिटी को आपको सामने रखना होगा, अपनी ओपिनियंस को सामने रखना होगा, तब जाकर के आप यूपीएससी कैंडिडेचर की तरफ बढ़ते हो और ये समझ पाते हो कि वो एग्जाम क्या है। और यदि पूरी प्रिपरेशन ही क्वांटिटेटिव हो जाएगी, मात्रात्मक हो जाएगी, बहुत सारा पढ़ते जाओ, ये करंट पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, इसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो, तो उसमें से रिजल्ट निकालना अपने आप में बहुत बड़ा टाइम टेकिंग काम हो जाएगा। क्योंकि उस क्वांटिटी में से क्वालिटी निकालोगे, फिर उस क्वालिटी को डेवलप करोगे, फिर एग्जाम की तरफ जाओगे, फिर एग्जाम में देखोगे, हिट एंड ट्राई देखोगे, किसी हिट में शायद किसी ट्रायल में सक्सीड भी हो जाओगे, ज़्यादा चांसेस तो ट्रायल में फेल होने के हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको इस बात को भी समझना होगा कि हमें इस चीज़ को इंटीग्रेट करना भी ज़रूरी है ताकि हम वो इलस्ट्रेशन की तरफ जा सके। इलस्ट्रेशन क्या है? यहाँ पर इलस्ट्रेशन है कि आप किस तरीके से उसका आलेख कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये पूरा वीडियो हम इस पूरे वीडियो में टारगेट करेंगे कि हम किस तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस, खासतौर पर एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस को समझ सकें कि ये सिलेबस के हाथ पैर कहाँ पर है, लेंथ विड्थ कहाँ पर है, किस तरीके से इसको पूछा गया है। दूसरी तरफ हम ये देख सकें कि हम किस तरीके की एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमको इसको करने में आसानी होगी, हम क्वांटिटेटिव ना करके क्वालिटेटिव की तरफ जा सकें। तो अगर हम इसमें देखें, कुल मिलाकर के सबसे पहले बात करता हूं एनवायरनमेंट के संदर्भ में। और एनवायरनमेंट के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए एनवायरनमेंट किस तरीके से और किस हद तक पूछा जाता है। अगर हम पिछले 6-8 सालों का डेटा निकाल करके देखें तो पिछले 6-8 सालों में एवरेज 30 से लेकर के 50 के बीच में हमको एनवायरनमेंट मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज देखने मिल जाता है, जिसमें 2 से लेकर के 4 सवाल तक हमको एनवायरनमेंट में देखने मिलते हैं। पिछले कई सालों में ऐसा रहा है, किसी साल में कम भी रहे हैं। अगर किसी साल में कम रहे हैं तो किसी और जगह पर बड़े हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, लेकिन वेटेज उतना ही रहता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये केवल और केवल जीएस पेपर 3 का ही वेटेज बता रहा हूं। अभी जीएस पेपर 3 के इतर भी एनवायरनमेंट कई जगह पर अथवा एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी बताता हूं। तो मूल रूप से 30 से 50 नंबर आपको एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक का वेटेज जीएस पेपर 3 में देखने मिलेगा। लेकिन एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से संबंधित मुद्दे केवल जीएस पेपर 3 तक सीमित नहीं रह गए, क्योंकि एनवायरनमेंट का अपना एक नेचर है कि ये भूगोल से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एनवायरनमेंट के रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी में भी देखने मिलेंगे, जहां पर जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे एनवायरनमेंट से संबंधित तो ज्योग्राफी में भी 20 से लेकर के 45 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे, जो एनवायरनमेंट अथवा एनवायरनमेंट से संबंधित मुद्दों को ही क्वेश्चन है जो वहां पूछ लिए जाते हैं। तो लगभग 20 से 40 नंबर यहां पर भी एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो 20 से 40 वहां, 30 से 50 वहां, लगभग आपके चारों पेपर में से एनवायरनमेंट 100 नंबर तक आपको इन्फ्लुएंस करता है, यदि आप इसको अच्छे से इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो। अब मूल रूप से देखते हैं
कि एनवायरनमेंट में खासतौर पर यूपीएससी ने सिलेबस क्या बनाया है। अगर हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करेंगे तो जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से संबंधित सिलेबस में केवल 3 चीजें लिखी हैं। पहला कंजर्वेशन, दूसरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन, और तीसरा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। संरक्षण, प्रदूषण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ये मूल रूप से हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट से रिलेटेड सिलेबस है। लेकिन इस सिलेबस को जब हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं, जब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं या आइडेंटिफिकेशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो इस पूरे सिलेबस में आपको देखने मिलेगा कि एनवायरनमेंट का सिलेबस कुछ इस तरीके से विस्तृत है, कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, कुछ इस तरीके के टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे। अब इन टॉपिक्स के साथ या इस पूरे के पूरे आइडेंटिफिकेशन में कैसे यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं उसको भी हम समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये जो टॉपिक्स इतना हमको विस्तृत देखने मिल रहे हैं या ये फैले हुए टॉपिक्स हैं, उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से इस पूरे सिलेबस में हो जाती है, कैसे सवाल एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर के एक दूसरे के साथ लिंक होकर के पूछे जाते हैं। मूल रूप से यदि हम एनवायरनमेंट को समझेंगे अथवा एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक्स को समझेंगे तो एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक्स 5 मुख्य हिस्सों में बटे हुए हैं। सबसे पहला हिस्सा है पोल्यूशन अथवा प्रदूषण से संबंधित, जो कि हमारे सिलेबस में भी कहा गया। दूसरा है क्लाइमेट चेंज अथवा जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ ही जुड़ जाता है यहां पर। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज के साथ एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, जब पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, तो उसका कंजर्वेशन भी हमें करना होगा। तो कंजर्वेशन अथवा संरक्षण यहां पर तीसरा प्रमुख मुद्दा हो जाता है। चौथा मेजर पार्ट है एनवायरनमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो क्लाइमेट चेंज के साथ इंटीग्रेट होकर के अथवा क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन कंजर्वेशन के साथ इंटीग्रेट होकर के इससे संबंधित मुद्दे हमको देखने मिलते हैं। सतत विकास अथवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिटेल में अभी आता हूं। और पांचवा प्रमुख मुद्दा है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, जो कि कंजर्वेशन अथवा संरक्षण का ही एक प्रकार है, जिसको हमें मूल रूप से समझना है। तो ये 5 प्रमुख मुद्दे हैं जहां पर एनवायरनमेंट का पूरा सिलेबस बटा हुआ है, अथवा एनवायरनमेंट के पूरे सिलेबस की हम पहचान कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम एक एक करके इन मुद्दों की तरफ जाएं तो सबसे पहला मुद्दा हमको जो मेंस के सिलेबस में देखने मिलता है वो है पोल्यूशन। अब मूल रूप से आप देखिए, खास तौर पर इस पूरे सब्जेक्ट की, खास तौर पर एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो 40 से 50 नंबर एनवायरनमेंट यहाँ इन्फ्लुएंस तो करता है, लेकिन इस पूरे के पूरे सिलेबस का जिस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस ना केवल मेंस बल्कि पीटी में भी जाकर के जुड़ता है। और पीटी में मेजर क्वेश्चंस यहीं से निकलते हैं, मेजर टॉपिक्स यहीं से निकलते हैं। स्टूडेंट वहां पर करंट अफेयर्स पढ़ता रह जाता है और सवाल इस ओरिएंटेशन से आता है जिसको हम मेंस के ओरिएंटेशन से ज्यादा अच्छे से पकड़ सकते हैं वनस्पत पीटी के ओरिएंटेशन से। और मूल रूप से पीटी का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, पीटी का सिलेबस अथवा पीटी के लिए पढ़ाई मेंस से ही निकलती है। अगर आप ये कह दें कि मैं पीटी के लिए स्पेसिफिकली पढ़ रहा हूं अथवा पीटी के लिए स्पेसिफिक पढ़ करके मैं पीटी निकाल लूंगा, बहुत मुश्किल है। आपको अपनी अप्रोच को थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। जब आप मेंस ओरिएंटेशन से पढ़ते हैं तो पीटी को निकालना बहुत आसान होता है, और उसको आइडेंटिफाई जब आप करते हो तो यहां से चीजें सबसे पहले चलती हैं। एनवायरनमेंट में चाहे पीटी में भी हो, अगर हम इकोलॉजी को इतर कर दें, इकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इतर कर दें, तो इसके अलावा भी पीटी में ये सारे सब्जेक्ट अथवा इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और इन सब में सबसे पहला संबंधित जो मुद्दा होता है वो है प्रदूषण से संबंधित, पोल्यूशन से संबंधित, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें खास तौर पर जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उसमें सॉइल, वाटर, एयर का पोल्यूशन, किस तरीके से मिट्टी, जल अथवा वायु का प्रदूषण हो रहा है, और नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन, किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है। ये प्रमुख ऐसे मुद्दे जुड़ जाते हैं, किस प्रकार से, कौन सा ऐसा कारण है, किन कारणों से। अब इसमें कई मुद्दे जुड़ जाते हैं, जैसे कि अगर आप चर्चा करेंगे तो अभी बड़ा ही चर्चा में है कि जो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र हैं उनमें पराली जला दी जाती है, जिसके कारण से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का वायु स्तर बहुत बेकार हो जाता है अथवा बुरा हो जाता है।
अब जब वायु स्तर बुरा होता है अथवा यहाँ पर आकर के प्रदूषक घुल जाते हैं या यहाँ पर आकर के पोल्यूटेंट घुल जाते हैं, तो इन पोल्यूटेंट्स के कारण से बहुत सारी प्रक्रियाएं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में होती हैं वो सारी होती जाती हैं और इस पूरे का पूरा एरिया डिस्टर्ब होता है, जिससे ना केवल सांस लेने में तकलीफ होती है बल्कि पूरी की पूरी वेदर फिनोमेना भी चेंज हो जाती है, पूरे के पूरे एरिया का माइक्रो क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। तो केवल प्रक्रिया यहाँ पर पराली जलाने से संबंधित नहीं है, प्रक्रिया पराली जलाने से लेकर के किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उन सभी चीज़ों के बारे में समझना भी हमें ज़रूरी है। तो इन पूरी प्रक्रियाओं में, इस पूरे चक्र में या इन इश्यूज़ में ये पूरे डिटेल में हमको देखने मिलती है और इससे संबंधित सवाल हमको देखने भी मिलते हैं। देखिए, पोल्यूशन से संबंधित सवाल देखेंगे हर साल 2024, 23, 19, 18 इससे संबंधित सवाल आपको देखने मिल जाएंगे। देखिए, जैसे कि अगर हम 2024 का ही सवाल देखें तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर से संबंधित वही है, वाटर पोल्यूशन है, इशू वहीं से निकला है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन जब हम करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन उस टॉपिक की उस तरीके से करना ज़रूरी है ताकि हम इन सवालों को आसानी से कर सकें। सवाल आसान है, अगर एक बार आपने इसको पढ़ लिया, इसकी लेंथ और विड्थ को समझ लिया तो सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, सवाल आसान है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर, नदियों का औद्योगिक प्रदूषण और उससे संबंधित पूरे के पूरे एनवायरमेंटल इशू, उससे संबंधित किस तरीके से आप इसको बचाएंगे, उससे संबंधित गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है। अब एक ही चीज़ एक के बाद एक यहाँ पर जुड़ी हुई है। जब हम कहते हैं कि केवल पोल्यूशन नहीं, फिर पोल्यूशन के बाद पोल्यूशन का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रीजनल और ग्लोबल लेवल पर इससे संबंधित इश्यूज क्या बन जाते हैं, कैसे केवल एक जगह पर कानपुर में अगर लेदर इंडस्ट्री है और वो गंगा में परिष्कृत किया हुआ जल नहीं छोड़ते हैं या ऐसा जल छोड़ते हैं जो परिष्कृत किया हुआ नहीं है, तो उससे होने वाला प्रदूषण किस तरीके से वो बिहार को इन्फ्लुएंस करेगा, किस तरीके से वो बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करेगा, किस तरीके से पूरी गंगा नदी घाटी को प्रभावित करेगा, किस तरीके से पूरे के पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करेगा और इन सब का प्रभाव कैसे देखने मिल रहा है, तो वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है। अब ये छोटे से लेकर के बड़े तक का आइडेंटिफिकेशन, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक का आइडेंटिफिकेशन हमको यहाँ पर करना जरूरी है, जो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही निकलता है, इन छोटे छोटे मुद्दों से ही निकलता है और हमको सवाल के रूप में देखने मिलता है। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐसे सवाल देखते हैं, ये ईजी है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है, शायद करंट अफेयर्स में कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अभी अब देखो इसका करंट अफेयर्स बताऊं, इसका करंट अफेयर्स क्या है, इसका करंट अफेयर्स है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। लेकिन क्या वो करंट है? नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा या नमामि गंगे योजना 2014 से चल रही है। उसके पहले पूरी की पूरी गंगा को शुद्ध करने की परियोजना 1991 से चल रही है। उसके पहले नदियों को एकीकृत परियोजना के द्वारा उनकी सफाई करने की योजना 1994 से चल रही है। तो क्या ये करंट अफेयर्स है? क्या ये सवाल करंट अफेयर्स से आया है? आप देखोगे तो ये सिर्फ सिक्के को देखने के तरीके ही हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा शायद ही करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, और वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव अभी नहीं है, यहाँ पर है। लेकिन जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हो तब क्या होता है, आपने एक इशू, एक न्यूज़ को तो पढ़ लिया, नीचे आजकल थोड़ा सा लिख दिया जाता है, थोड़ा सा लिख दिया, 91 में ये हुआ था, 94 में ये हुआ था, ये हुआ था। लेकिन उसके बारे में क्या डिटेल पहचान हमने करी? क्या उसके बारे में ये आइडेंटिफिकेशन किया कि वो पूरा मुद्दा किस तरीके से चल रहा है? क्या इसके बारे में हमने ये समझा कि ये पूरा मुद्दा किस तरीके से टर्न ले रहा है? क्या इसके बारे में हमने समझा कि क्या वाकई गंगा नदी साफ की जा सकती है? क्या इसके बारे में हमने समझा कि इतने सारे एफर्ट जो गंगा नदी को साफ करने के लिए किए गए, ये फेल क्यों हो गए? क्या इसके बारे में हमने ये समझा कि क्या ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? क्या इसके बारे में हमने ये समझा कि ये सब कुछ होने के बाद भी, और ये सब कुछ ऐसा चलता रहा, तो गंगा घाटी की कुछ सालों बाद क्या दशा अथवा दुर्दशा हो जाने वाली है? ये है आइडेंटिफिकेशन और इंटीग्रेशन। इसको हमें इस तरीके से समझना होगा क्योंकि सवाल हमसे वही कह रहा है, सवाल हमसे वही पूछ रहा है, सवाल हमसे वही चाह रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, 2023 में अगर सवाल आया ऑयल पोल्यूशन से रिलेटेड, अब ये ऑयल पोल्यूशन से रिलेटेड सवाल क्यों? क्योंकि एक घटना हुई थी उस समय पर, एक समुद्र में एक वेसल था, एक जहाज था जो कि तेल लेकर के जा रहा था, पलट गया था, उसके कारण से बहुत सारा पोल्यूशन हुआ।
अब उससे संबंधित, वो तो एक घटना है, वो एक करंट अफेयर से रिलेटेड चीज है, उससे संबंधित घटना को अगर आप देखेंगे तो क्या पूछा, ऑयल पोल्यूशन क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं पूरे के पूरे समुद्री परितंत्र पर, और जिस प्रकार से ऑयल पोल्यूशन हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री जैसे कि इंडिया पर क्या प्रभाव छोड़ता है। तो अब देखिए, एक ही सवाल केवल करंट अफेयर्स नहीं है, हमने तो एक घटना पढ़ ली, एक समझ बना ली कि चलो ऑयल पोल्यूशन हुआ, ऑयल पोल्यूशन से होती है ये चीजें, ऑयल पोल्यूशन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वो घटना तो भारत के बाहर हुई थी, लेकिन प्रभाव तो भारत पर क्या होने वाला, या ऐसी घटनाएं भारत में हो जाती है तो उस पर प्रभाव होने वाला क्या है। ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये इंटीग्रेशन है, इसलिए हमें उस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना होगा। तभी हमने देखा कि सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या है, यदि प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है हमारे सॉइल, वाटर, एयर पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, फिर उसके बाद रीजनल और ग्लोबल दोनों, या ग्लोबल और रीजनल दोनों, उनके इश्यूज क्या हैं उससे संबंधित, और उससे होने वाले प्रभाव क्या हैं, हैजार्ड्स क्या हैं, इसको समझना। ये सारे सवाल हमको उस तरीके से देखने मिल जाते हैं। जब दूसरी तरफ आप जाते हो तो कोस्टल एंड सैंड माइनिंग, ये 2019 में पूछा गया सवाल था, वो भी घटना उसी समय की थी, कुछ सालों से हो रही थी, 4-5 सालों से इसके विषय में हम पढ़ते चले आ रहे थे, कोस्टल सैंड माइनिंग के बारे में, और उसकी लीगैलिटी के बारे में ये सवाल पूछे जाते हैं, उसकी लीगैलिटी के बारे में ये चर्चा होती रहती थी। लेकिन केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ लेने से इस तरीके का सवाल भी नहीं होने वाला था। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग अलोंग द इंडियन कोस्ट, ठीक है, पूरे के पूरे इंडियन कोस्ट लाइन पर जो माइनिंग आप कर रहे हो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, केवल एक घटना नहीं, अलग अलग घटनाओं के विषय में चर्चा करके। तो ये भी ऐसे सवाल हैं जो केवल और केवल करंट ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि इसका एक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको उस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए, इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब शहरों में ये वेस्ट डंपिंग कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, हमेशा हम देखते हैं कि शहरों में बहुत सारा कचरा ले जाकर के एक जगह जमा कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी डंप माइंस बना दी गई हैं। अब सवाल पूछ लिया गया कि इसको अगर आप लगातार डाल रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या है, फिर इसको हटाएंगे कैसे, फिर ऐसी कौन से तरीके हैं जिससे इसको हटाया जा सकता है, ऐसे कौन से तरीके हैं कि हम पूरा का पूरा ये प्रभाव कम कर सकते हैं। तो केवल ये पढ़ लेना कि एक घटना हुई है कि यहाँ पर ले जाकर के डंप माइंस बना दी गई, या ये समझ लेना कि डंप माइन से प्रभाव क्या है, यहाँ खत्म नहीं होता। इसको आपको कैसे सही करना है, कैसे आप एक सैनिटरी वेस्ट साइट बनाओगे, कैसे उस वेस्ट का उपयोग किया जा सकता है, कैसे रिसाइकलिंग प्रोसेस में उसको ले जाया जा सकता है, कैसे उसको रीइनोवेट किया जा सकता है, रीइन्वेंट किया जा सकता है, रीप्रोसेस किया जा सकता है कि हम नए नए प्रकार की चीज़ें उससे बना सकें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाती हैं। तो केवल ये समझ लेने से, अथवा केवल ये जान लेने से कि पोल्यूशन क्या है, अथवा किसी एक पर्टिकुलर घटना को जान लेने से यहाँ पर काम नहीं बनेगा, उसको हमें उस तरीके से इंटीग्रेट करना होगा। अब इसी पोल्यूशन, खासतौर पर एयर पोल्यूशन से संबंधित जब मुद्दे हम पढ़ते हैं तो उसी से संबंधित मुद्दे हमको देखने मिलते हैं, जहां पर ग्रीन हाउस गैसेज और उनसे होने वाले प्रभाव हमको क्लाइमेट चेंज अथवा जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने मिलते हैं। और जब क्लाइमेट चेंज अथवा जलवायु परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं तो इससे भी संबंधित बहुत सारी चीज़ें। अब ये एक ऐसा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी भी है। कंटेम्प्रेरी इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित चीज़ें लगातार पूछी जाती हैं, आपको न्यूज़पेपर में भी इससे संबंधित चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे, एमिशन रिडक्शन के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते रहते हैं। खासतौर पे क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते रहते हैं, कहीं ग्लेशियर पिघल रहा है, कहीं फ्लड आ रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पर जंगल जल जा रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं इस प्रकार की हैं कि ये क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे अथवा इससे संबंधित घटनाएं बहुत सारी हैं। अब ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे टॉपिक को क्वांटिटेटिव कर देता है, मात्रात्मक कर देता है, बहुत सारा कंटेंट, लेकिन उसमें से छान करके उसको इंटीग्रेट करके इस तरीके से हमें समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज है क्या और उसके प्रभाव किस प्रकार से होने वाले हैं आज, बाद में, और इससे संबंधित जो पूरी की पूरी गवर्नेंस है वो कैसी होने वाली है। तो क्लाइमेट चेंज, उससे होने वाले प्रभाव, उसकी पूरी क्लाइमेट गवर्नेंस, इसको हमें यहाँ समझना जरूरी है। इसको ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, किन किन रीजन से है, कैसे चेंजेस हुए हैं। दूसरा, उसके क्या क्या फैक्टर हैं, वो किन किन कारणों से हुआ है। तीसरा, उसके रीजनल
क्षेत्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर और विश्व के बाहर भी, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लैनेटरी भी क्लाइमेट चेंज का अपना एक इम्पैक्ट होता है, तो विश्व के बाहर भी अथवा पृथ्वी के बाहर भी किस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज प्रभाव कर रहा है, हो रहा है। इन सब का प्रभाव हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हमको देखने मिली थी, एक न्यूज़ पढ़ने मिली थी। अब देखिए, है करंट अफेयर्स, एक न्यूज़ पढ़ने हमको मिली थी कि पृथ्वी पर जब लॉकडाउन हुआ था, खासतौर पर कोविड-19 के समय 2020-21 में जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय पर चंद्रमा का तापमान घट गया था। अब भारत अथवा वैश्विक स्तर पर देशों में जब लॉकडाउन हुआ तो जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो कम हो गया, एमिशन कम हो गया। जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अथवा एमिशन कम हो गया तो उसके होने वाली जो ऊष्मा है अथवा ऊष्मक प्रभाव है अथवा वार्मिंग है वो कम हो गई। उसका प्रभाव हमको चंद्रमा तक देखने मिला है। तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं अथवा ये क्लाइमेट चेंज केवल पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर रही है, पृथ्वी के बाहर भी चीज़ों को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, विश्व के बाहर भी ये जो क्लाइमेट चेंज है उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है उसको समझना। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हम आजकल हमको देखने मिलता है वो क्या है, वो है क्लाइमेट गवर्नेंस, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज और उससे संबंधित सीओपी और फिर उससे उन सीओपी से संबंधित अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे संबंधित अलग अलग प्रकार के कार्य आपको क्लाइमेट गवर्नेंस में देखने मिलेंगे। यही क्लाइमेट गवर्नेंस आपको कई तरीके से जुड़ी हुई है। अब क्लाइमेट गवर्नेंस की जब आप बात कर देते हो तो क्षेत्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर हमने क्या कार्य किए, क्या सारे कार्य हम करते जा रहे हैं। ये बैटरी वाली कारें लेकर के आना, सोलर पंप सेट लगा देना अथवा सोलर सेल्स को लेकर के आ जाना अथवा ग्रीन एनर्जी के बारे में चर्चा करना, ये केवल एक हिस्सा है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट गवर्नेंस और क्लाइमेट गवर्नेंस के कॉन्सिक्वेंस के रूप में भारत में देखने मिलती हैं और भारत उन सारी योजनाओं को कर रहा है। वो चाहे ग्रीन बिल्डिंग बनाने की बात कर दें या हम ग्रीन सीमेंट के यूज़ की बात कर दें या इवन कचरा अवशिष्ट को उठा करके रोड के नीचे दबाने की बात कर दें अथवा प्लास्टिक से रोड बनाने की बात कर दें, ये सब कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट गवर्नेंस से ही रिलेटेड है। अथवा वो पॉलीथीन बैग बैन करने की बात कर दो, ये घटनाएं हैं, ये घटनाएं हैं। लेकिन जब आप इन सब को इंटीग्रेट करके इनका एक इलस्ट्रेशन करते हो तो क्या है, वो क्लाइमेट गवर्नेंस ही है। वो पेड़ लगाने की घटना हो या किसी जगह पर कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना है, ये सब है क्या, ये क्लाइमेट गवर्नेंस ही है। तो जब हम क्लाइमेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये क्लाइमेट गवर्नेंस बहुत विस्तृत है। क्लाइमेट गवर्नेंस सब तरफ फैली हुई है। इसी क्लाइमेट गवर्नेंस से हमको आगे जुड़े हुए रूप में एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में होने वाले जो कंजर्वेशन के तरीके हैं, कंजर्वेशन संरक्षण के जो तरीके हैं, जिसमें मिटिगेशन पॉलिसीज आ जाती है। मिटिगेशन पॉलिसीज का मतलब क्या है, जिस प्रकार से आप पोल्यूशन कर रहे हैं। अभी आप सवाल देख रहे थे कि ऑयल पोल्यूशन के बारे में पूछा गया अथवा सवाल हम देख रहे थे कि पूछा गया इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, साथ में क्या है, मिटिगेशन मेजर क्या है, भारत ने क्या लिया, ये क्या है, ये संरक्षण है। ये आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है। कंजर्वेशन में होगा क्या, किस तरीके की पॉलिसीज हम बना रहे हैं, किन किन पॉलिसीज के बारे में चर्चा की जा रही है, इनके प्रभाव क्या हैं, और उन पॉलिसीज को अगर आप लिंक करोगे तो ये जो पॉलिसीज हैं ये कहाँ कहाँ लिंक हो जाती हैं, ये सारी पॉलिसीज इस क्लाइमेट गवर्नेंस से लिंक हो जाती हैं। ये सारी पॉलिसीज इंटरनेशनल इनिशिएटिव से लिंक हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे क्या क्या किया जा रहा है। भारत में कोई पॉलिसी बनी है क्या, उससे संबंधित कोई पॉलिसी बाहर है। जैसे सिंपल सी बात करो, अभी बहुत लोग चर्चा करते हैं BS6 के बारे में। BS6 व्हीकल आ गया, या करंट अफेयर्स में पढ़ने को मिला होगा BS7 आ गया। अब करंट अफेयर्स क्या बोलेगा, करंट अफेयर्स बोलेगा BS6 है। BS6 का मतलब क्या होता है, पेट्रोल के लिए इतना इतना पोल्यूटेंट को कम करना है और डीजल के लिए इतना इतना कम करना है, जेनसेट के लिए इतना करना है और दीगर चीज़ों के लिए इतना करना है। यहाँ पर BS6 से रिलेटेड करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है। और किसी बुक ने थोड़ा सा एफर्ट कर लिया तो ये बता देगा कि BS6 कैसे आया, तो वो बता देगा BS4 क्या था, BS3 क्या था, BS नॉर्म्स कैसे आए, ये बता देगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये बता देगा यूरो नॉर्म्स कैसे आए। लेकिन क्या हम इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो केवल यही एक पॉलिसी, ये मिटिगेशन पॉलिसी है, लेकिन उसके इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स और जब हम क्लाइमेट गवर्नेंस के एक एस्पेक्ट को समझेंगे तो BS6 यूरो 6 से आया हुआ एक पॉलिसी नेटवर्क नहीं है। केवल
केवल और केवल एक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, BS6 वैश्विक स्तर पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे BS6 अथवा यूरो 6 आ जाने के बाद से पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल और क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन हमको ग्लोबल लेवल पर देखने मिला। कैसे BS7 अथवा यूरो 7, क्यों ये यूरो 7, अभी कुछ दिनों पहले आपने करंट अफेयर्स में अगर पढ़ो तो यूरो 7 अथवा BS7 की बात करने लगे हैं, और यूरो 7 पूरे के पूरे यूरोप में एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि वहां पर जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं इन सब ने ये बोल दिया है कि हम नए नॉर्म्स को नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी कार की प्राइस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये सोचिए कि केवल BS6 आ जाने से कैसे पूरा ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन हो गया है। ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन का मतलब है कि पूरी की पूरी कॉस्ट बढ़ गई है ट्रांसपोर्ट की, केवल BS6 आ जाने से। फ्यूल की कॉस्ट नहीं बढ़ी, यहाँ पर मोटर व्हीकल की कॉस्ट बढ़ गई। क्यों? 30% 40% कॉस्ट किसी भी मोटर की बढ़ गई BS6 आ जाने से। अब केवल एक करंट अफेयर्स नहीं है, एक मिटिगेशन पॉलिसी नहीं है, उसके कई हिस्से हैं, उसके कई सोचने के तरीके हैं, उसके कई इन्फ्लुएंस हैं। यहाँ से ये किसको इन्फ्लुएंस करेगा? जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी UPSC प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी IAS आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी, ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट, या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनिक आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉगी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी IAS आपके लिए लाया है उम्दा UPSC मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क, एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा UPSC मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। अगर ऑटोमोबाइल की कॉस्ट एक लिमिट के बाद बढ़ जाएगी तो पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रैश कर जाएगी। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रैश कर जाएगी तो पूरे के पूरे कैपिटल का जो रोटेशन किसी एक मार्केट में होता है, देखिए मोटर व्हीकल चलाने से पूरे कैपिटल का रोटेशन होता है। आप कार चला रहे हो, उसमें जो डीजल जला रहे हो अथवा बैटरी जला रहे हो अथवा किसी भी तरीके से चल रहे हो, तो पूरे के पूरे रोटेशन को बनाओ। फॉसिल फ्यूल अथवा इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ रोटेशन चलता रहेगा, उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री चलती रहेगी, उससे जुड़े हुए
पदार्थ चलते रहेंगे, उससे जुड़े हुए रोजगार चलते रहेंगे। तो अगर आप इसको केवल एक मुद्दे के तरीके से समझो, केवल एक चीज के जैसे समझ लो, तो आप सिर्फ इतना पढ़ लोगे कि BS6 है क्या, आपने उसकी क्वांटिटेटिव तैयारी कर ली। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से समझोगे तो आप क्वालिटेटिव तैयारी की तरफ जाओगे। हम स्टडी IAS में इसी को टारगेट कर रहे हैं कि हम UPSC को बर्डनसम नहीं, हम UPSC को बोरिंग नहीं, हम UPSC प्रिपरेशन को ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लो, हम इस एक डायरेक्शन में देखने वाले बच्चों को तैयार नहीं करना चाहते हैं। हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बच्चों के उस विजन को बनाना चाहते हैं, और यही इस पूरी की पूरी वेबिनार का मुख्य मुद्दा भी है। तो अगर हम समझेंगे तो इस तरीके से ये मिटिगेशन पॉलिसीज अथवा इंटरनेशनल इनिशिएटिव आपस में जुड़ जाते हैं और क्लाइमेट गवर्नेंस की तरफ भागता है। दूसरी तरफ कैसे नए नए प्रकार के मेथड बनाए गए हैं कंजर्वेशन के लिए। अब इससे संबंधित देखो, ये टूल्स की बात जब आप करते हो, आपको 2024 में ही इसका सवाल देखने मिल जाएगा। केवल कंजर्वेशन की पॉलिसी पढ़ लेने से काम नहीं होगा। अब उसने UPSC ने दिखा दिया कि कैसे वो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहा है। देखिए सवाल क्या है 2024 में, कंजर्वेशन से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। वर्ल्ड इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द क्लीन एंड सेफ ऑल्टरनेटिव फ्रेश वाटर, ये सबको पता है। अब हम ये करंट में भी पढ़ते हैं, आपने अगर कोई मैगजीन करंट अफेयर्स की पढ़ी होगी तो उसमें ये मुद्दा जरूर पढ़ा होगा कि पूरे वैश्विक स्तर पर एक जल त्रासदी हो गई। भारत में भी जल त्रासदी है, वैश्विक स्तर पर भी जल त्रासदी है। अब यहां पर सवाल जल त्रासदी क्यों है उससे नहीं पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट आर दी टेक्नोलॉजीज विच कैन सॉल्व दिस क्राइसिस। ऐसी कौन सी तकनीकी है जो इस पूरी क्राइसिस को सॉल्व कर सकती है। पॉलिसी नहीं पूछ रहा है आपसे, टेक्नोलॉजी पूछ रहा है। आप क्या क्या कर सकते हो कि आप पूरी के जो वाटर क्राइसिस है उसको कम कर सकते हो। तो केवल वाटर हार्वेस्टिंग कर देने से नहीं होगा, केवल वाटर प्यूरिफिकेशन कर देने से नहीं होगा, वाटर डिसैलिनेशन कर देने से नहीं होगा, वहां पर उन सारे सोर्सेस को इंटीग्रेट करने से भी होगा, जिसके लिए कुछ और एडिशनल टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। तो ये इसने नहीं पूछा। अब देखिए सवाल अपने आप में ही बताता है कि कैसे ये अप्रोच हमको चेंज करनी पड़ेगी। केवल मिटिगेशन पॉलिसी पढ़ लेने से काम नहीं बन जाएगा, यहाँ पर उसके टूल्स को भी हमें समझना होगा। और ये देखिए इससे संबंधित सवाल आपको पीटी में भी देखने मिलेगा। ये केवल मेंस तक आधारित नहीं है कि यहाँ मेंस में पूछ लिया, ये पीटी में भी ऐसे सवाल पूछ लेता है। सोलर पंप सेट किस प्रकार से बनता है और सोलर पंप सेट के बारे में संबंधित उसकी मोटर कैसी है उसके बारे में सवाल पूछ चुका है वो। पॉलिसी क्या थी, कंजर्वेशन अथवा मिटिगेशन पॉलिसी थी। किस चीज के लिए, कि हम पंप सेट्स है डीजल जनसेट्स में डीजल को जलाते हैं तो उसके कारण से पोल्यूशन हो रहा है, उसको हटा करके सोलर पंप सेट लगा लो। उसने क्या पूछा, उसने घुस करके उस कंजर्वेशन टूल के विषय में पूछा। वो टूल कैसे बना है, कैसे काम करता है, किन किन चीजों से करता है, वो पीटी में पूछा। लेकिन ओरिएंटेशन कहां से है, ओरिएंटेशन मेन से है। तो इस बात को समझना हमें जरूरी है कि केवल आप ये सोच लें कि मैंने आंख बंद करके पीटी पढ़ ली है, मैंने आंख बंद करके फाउंडेशन पढ़ लिया है, मैंने आंख बंद करके एनसीईआरटी पढ़ ली है, अब बस मुझे यूपीएससी में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, तो कहीं ना कहीं आप उस जगह पर भटक रहे हैं। मैंने बैठ करके यूट्यूब वीडियोस देख करके तैयारी कर ली है, मैंने टेलीग्राम चैनल को देख करके तैयारी कर ली, उस पे अवेलेबल कंटेंट को देख करके तैयारी कर ली है, तो आप कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। जो बच्चे ये सोच लेते हैं कि टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब लेक्चर्स और अमुक टीचर के लेक्चर्स अथवा अमुक टीचर्स के नोट्स अथवा अवेलेबल कंटेंट को पढ़ करके ही तैयारी हो जाती है, तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता तो यूपीएससी भी उतने ही क्वांटिटेटिव तरीके से अपने पेपर को बनाता। यूपीएससी क्वांटिटेटिव पेपर नहीं बनाता, यूपीएससी क्वालिटेटिव पेपर बनाता है। यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि फ्रेश वाटर क्राइसिस क्या है। फ्रेश वाटर क्राइसिस को हटाने के लिए केवल ये नहीं पूछेगा कि पॉलिसी कौन सी पूछा है, आगे कभी एक पॉलिसी के बारे में भी पूछा है। यहाँ पर देखिए उसने जल शक्ति अभियान के विषय में भी पूछा था 2020 में, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन वाटर क्राइसिस को जोड़ने के लिए तो मिटिगेशन पॉलिसी को पूछा है, लेकिन वो आगे बढ़ करके उसने यहां तक लेकर के आया कि कैसे आप इन टेक्नोलॉजीज को यूज करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब कैसे करोगे, अब ऐसे सवाल अगर आएंगे तो बच्चा क्या लिखेगा, थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा, कहीं बहुत
कुछ पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में लिख देगा। जहां ये 15 मार्क का क्वेश्चन आपको 8 नंबर तक दे सकता है, इसमें एवरेज स्टूडेंट्स ने 2 अथवा 2.5 मार्क्स ही गेन किया होगा, क्योंकि वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हम क्वांटिटेटिव ज़्यादा हैं, क्वालिटेटिव नहीं। तो हमें ज़्यादा क्वालिटेटिव होने की ज़रूरत है। यूपीएससी ज़्यादा क्वालिटेटिव एग्ज़ाम है। और अगर इसमें एग्जांपल्स देखें तो जैसे नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में पूछ लेता है, वेटलैंड क्या है, उसका वाइज यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूछ लेता है। ये भी मिटिगेशन पॉलिसी का एग्जाम्पल है। फिर देखिए मिटिगेशन पॉलिसी कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अथवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीज़ों से जुड़ता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अथवा ऑर्गेनिक स्टेट क्या है, वो भी क्या है, क्लाइमेट गवर्नेंस और क्लाइमेट मेथड्स के जैसे है। अथवा हमारे भारत में क्लीन एयर प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से पॉलिसी से रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछ लिया जाता है, पॉलिसी से संबंधित मुद्दों को पूछ लिया जाता है, मिटिगेशन पॉलिसी बन जाती है। कंजर्वेशन टूल्स के बारे में भी पूछ लेता है। फिर उसके बाद चैलेंजेस के बारे में भी पूछता है कि आगे आने वाले समय में चैलेंजेस क्या है। अब यही कंजर्वेशन, इस पूरे आइडेंटिफिकेशन में ये कंजर्वेशन आगे जाकर के हमारे क्लाइमेट गवर्नेंस के साथ जुड़ता है कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके की क्लाइमेट गवर्नेंस हम लेकर के चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रेजिलियंस, इसके बाद एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी, इन सब के बारे में बात की जाती है। ये केवल और ये सब ओरिजिनेट क्लाइमेट गवर्नेंस से होता है और फैलता सब जगह पर है। यहाँ पर कंजर्वेशन के फॉर्म में भी और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में भी, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके सोल्यूशन, उसको बनाने के लिए हमें लार्ज स्केल सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत है। जहाँ पर क्लाइमेट चेंज और उससे संबंधित मुद्दे एक डायमेंशन में पूछे जाते हैं, जैसे हम देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज उससे संबंधित अगर क्वेश्चंस आप देखो तो क्लाइमेट गवर्नेंस के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। जैसे खास तौर पर अगर बात करें तो पहला तो आसान सवाल है, क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभाव क्या हैं। तो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल सी लेवल राइज के बारे में ये सवाल बोलता है, 2023 का सवाल है, और कहता है कि इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा। तो जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव, पहला सवाल उस तरीके का है। फिर दूसरा प्रभाव, द 26th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP ऑफ UNFCCC, व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो केवल कॉन्फ्रेंस के कमिटमेंट्स लिख देने से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, सवाल उस तरीके से बोलता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा इलस्ट्रेट करोगे कि उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कैसे वो, अभी देखिए इसको लिखने के दो तरीके हैं, इस सवाल को लिखने के दो तरीके हैं। सवाल क्या है, सवाल कहता है कि COP26 COP में भारत ने क्या क्या कमिटमेंट किए थे, इसके बारे में बताइए। अब इसको लिखने के दो तरीके, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये बोल देता है कि जो 5.5 मुद्दे भारत ने यहाँ पर पंचामृत के बारे में बात की थी और किन किन चीज़ों के बारे में बात की, उसको आप लिख दीजिए, बस दैट्स इट। दूसरा तरीका क्या है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो भारत ने COP26 में क्या क्या लेकर के आए, इसको तो आप लिखेंगे। साथ में वो सारी चीज़ें भारत की पॉलिसी मेकिंग में कैसे इंटीग्रेट है या इंडिकेटेड है, क्योंकि ये देखिए 250 शब्द का आंसर है, केवल वो 5 पॉइंट लिख देने से जो करंट अफेयर्स की बुकलेट में लिखे थे सवाल का जवाब नहीं बनेगा। 15 नंबर है, 15 में से 4 नहीं निकालना है, 15 में से 7 निकालना है, कम से कम 8 निकालना है। तो कुछ क्वालिटेटिव एडिशंस भी आप इस तरीके से करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि भारत की पॉलिसी मेकिंग में वो इंटीग्रेट कैसे होता है, कैसे वो दिखाया जाता है। वो पंचामृत कैसे यहाँ पर मिशन लाइफ के जैसे देखने मिल जाता है, अथवा वो पंचामृत हमको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट्स के देखने के रूप में मिल जाता है। वो पंचामृत कैसे जल वाटर रिलेटेड सॉल्यूशंस में कैसे देखने मिल जाता है। वो पंचामृत हमको कैसे नदियों के कंजर्वेशन में देखने मिल जाता है। वो पंचामृत कैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के रूप में देखने मिल जाता है। वो पंचामृत कैसे एक क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसी बना करके हो जाता है। तो केवल और केवल वो 5 पॉइंट लिख देने से जो करंट अफेयर्स की बुकलेट में लिखे हैं सवाल नहीं बनेगा। सवाल बनेगा उन एडिशंस को बहुत कंपैरेटिव एनालिसिस करके लिखने में। अब यही एक फ़र्क है 4 नंबर और 7 नंबर के बीच में। मैं
इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। सवाल आपके सामने है, यूपीएससी किस तरीके से आपसे चाह रहा है उसको आप समझें। अगला सवाल देखिए, ठीक है, वो भी 26 से, ये सेम सवाल है 2021 का ही। फिर क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये सवाल केवल यहीं नहीं रुकते हैं, केवल जीएस पेपर 3 में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सवाल आपको देखने नहीं मिलेंगे, इससे संबंधित सवाल आपको जीएस पेपर 1 में भी देखने मिलेंगे। देखिए पेपर 1 ज्योग्राफी, अब आप समझिए, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, अब ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट्स टुवर्ड्स क्लाइमेट गवर्नेंस, ठीक है। अभी हम क्लाइमेट गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उससे जुड़ा हुआ है, ग्रीन एनर्जी का फॉर्मेशन उससे जुड़ा हुआ है, विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन रीजंस फॉर लिमिटेड स्पेशल एड। अब ये वाला हिस्सा हो सकता है कि ज्योग्राफी से आ जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जब तक नहीं लिखेंगे उसका अप्रोच नहीं बनेगा। What are the environmental implications of reclamation of water bodies in urban land? अब ये सवाल क्या है, अर्बन वेटलैंड से रिलेटेड सवाल है। कहाँ पर सवाल निकलता है, सवाल निकलता है एनवायरमेंट में, ठीक है। What will the melting of Himalayan glaciers have a far-reaching impact on water sources of India? ये क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट कहाँ से निकलता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, अब ये पूछा वहां जाता है ज्योग्राफी में। इसका ओरिजिनेशन, इसका जो पूरा एक्सटेंट है, इसका जो लिमिट है, इसकी जो इंटीग्रेशन है, वो स्टार्ट यहाँ से होती है, क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हमको ये देखने मिल रहे हैं, ये सब यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसका एक प्रमुख मुद्दा है, जो कि क्लाइमेट गवर्नेंस के साथ ही निकलता है, जिसमें बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे एमिशन रिडक्शन से रिलेटेड है, फिर क्लीन एनर्जी के डेवलपमेंट में है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बनाना, नेचुरल रिसोर्सेज अथवा प्राकृतिक संसाधनों को कैसे हमको सतत विकास करना अथवा उनको सतत बना करके चलना है, अथवा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट अथवा उससे संबंधित मुद्दों को देख करके चलना, ये सब कुछ हमको यहाँ पर देखने मिलता है। और ये इससे रिलेटेड पॉलिसी भी हो जाएगी, इससे रिलेटेड गवर्नेंस भी हो जाएगी, इससे रिलेटेड ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी हो जाएगा, और इससे रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा, जहां पर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखने मिलता है, जो कि इकोनॉमी से लिंक कर जाता है। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेट कर देता है। अब ओरिजिनेशन यहां पर है, इसके टॉपिक्स, इसके इश्यूज यहां से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन उसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको अलग अलग जगह देखने मिल जाएगी, अलग अलग तरीके से इसके सवाल भी आपको देखने मिल जाएंगे। इनके कुछ सवालों को देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये एक बड़ा बेसिक सवाल है जो पूछा है यूपीएससी ने 2019 में पूछा था, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, और ये इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को बचाने में किस तरीके से काम करता है, इसके विषय में इसने पूछा है, 2019 में पूछा, ये बेसिक सवाल है। फिर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन रिडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट हो गया। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन इटसेल्फ, राइट। सिंपल सवाल है, लेकिन उस इंटीग्रेशन को हमें लेकर के जाना है। ये करंट से रिलेटेड सवाल नहीं है, ये एप्लीकेशन का सवाल है, क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग और इलस्ट्रेशन का सवाल है। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो ये पूरा का पूरा जो आपको अप्रोच है, वो जुड़ा हुआ अप्रोच आपको देखने मिलेगा एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दों में। केवल 40 या 50 नंबर संबंधित नहीं है, केवल 2 और 3 क्वेश्चन संबंधित नहीं है, मैंने आपको दिखा भी दिया। इस पूरे मुद्दे से, इस पूरे इंटीग्रेशन से 6 से 8 सवाल इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ पर भी जीएस पेपर 1 में भी, जीएस पेपर 3 में भी, जीएस पेपर 1 में भी, और कई बार गवर्नेंस और उसके इंटीग्रेशन से रिलेटेड सवाल जीएस पेपर 2 में भी, क्योंकि क्लाइमेट गवर्नेंस अथवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गवर्नेंस से निकलते हैं, ओरिजिनेट यहाँ होते हैं, और उनका एक टच एनवायरनमेंट का होता ही है, जिसका इंटीग्रेशन वहाँ पर भी होता है।
तो केवल और केवल ये सोच लेना कि ये 40-50 नंबर को इन्फ्लुएंस करेगा, नहीं, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर लगभग 70 से 80 नंबर, 100 नंबर तक भी इन्फ्लुएंस करता है, और पीटी में तो ये बड़ा ही डिसाइडिंग है। तो ये सोच लेंगे कि मेंस के लिए एनवायरनमेंट नहीं पढ़ते हैं, चल जाएगा, स्किप कर देते हैं, वहाँ पढ़ लिया वहाँ निकाल लेंगे, वहाँ पर भी नहीं होने वाला है। वहाँ पर फैक्ट्स को पढ़ लेने से एनवायरनमेंट डिसाइडिंग है। कहाँ पर? पीटी में 20 से 25 सवाल इन्फ्लुएंस करता है पीटी में, आपकी सिलेक्शन को बनाता या बिगाड़ता है पीटी में। आप मेंस तक पहुंचोगे उसके पहले पीटी में अगर आप फिल्टर आउट हो गए केवल इसके कारण से, एनवायरनमेंट के कारण से, तो प्रॉब्लम है। तो हमें ये समझना होगा कि इस सब्जेक्ट को इतना इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमें देखना होगा कि इसके अप्रोचेस को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। दूसरी तरफ अगर हम चलेंगे तो दूसरी तरफ आप देखें तो हम समझते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा टॉपिक है जो जीएस पेपर 3 में काफ़ी मिसकंसेप्शन के साथ साथ ये समझा जाता है कि ये बड़ा ही करंट डोमेन का टॉपिक है। टॉपिक्स को पढ़ पाना, समझ पाना, उसके बैकग्राउंड को देख पाना करंट अफेयर्स में लिमिटेड नहीं रहता है। अगर हम देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप देखो तो लगभग 30 से 50 नंबर के सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको देखने मिलेंगे। अलग अलग वर्षों में 3 से 4 सवाल आपको देखने मिल जाते हैं। अभी जो पैटर्न है 10 मार्कर और 15 मार्कर, उसमें भी स्कोप बन गया है ट्रेडिशनल टॉपिक्स को पूछने का, 2 ट्रेडिशनल टॉपिक वर्सेस 2 करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। ऐसा कुछ पैटर्न भी आपको कुछ सालों में इस पूरे पेपर में देखने मिला होगा जीएस पेपर 3 में। और कई बार हमको ये देखने मिलता है कि केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाते हैं बच्चे, और उस साल सवाल ऐसे आ जाते हैं कि जो ट्रेडिशनली ही पूछे जाने वाले या ट्रेडिशनल टॉपिक से रिलेटेड होकर के हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम समझेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक बड़े मिसकंसेप्शन से गुजर रहा है, और वो बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि ये बड़ा ही करंट ओरिएंटेड है और करंट अफेयर्स पढ़ लेने से इसका काम हो जाता है। वो ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं या मेजॉरिटी टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगातार चले आ रहे हैं, उनके डेवलपमेंट्स आपको देखने मिल जाते हैं थोड़े बहुत इधर उधर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 5 सालों से ये टॉपिक चल रहा है, उसका डेवलपमेंट आपको कहीं एक देखने मिल जाएगा। लेकिन यूपीएससी सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बेसिक से पूछेगा। तो आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप समझोगे तो ये एक बेसिक टॉपिक है। जैसे एनवायरनमेंट भी अपने आप में कुछ अपने बेसिक बैकग्राउंड को लेकर के चलता है, ठीक वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बेसिक बैकग्राउंड को लेकर के चलता है, और उस बेसिक बैकग्राउंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वेटेज उन्हीं सवालों का हमें देखने मिलता है अधिकतर। आप देखेंगे अगर पूरे सिलेबस के बारे में बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस 3 हिस्सों में यूपीएससी ने बांटा हुआ है। पहला, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पर ज़्यादातर आपको करंट से रिलेटेड टॉपिक देखने मिलते हैं, या करंट अफेयर्स में कोई चीज़ रही होगी तो उससे संबंधित कुछ सवाल आपको देखने मिलेंगे। दूसरा, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये जिन सालों में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है, यूपीएससी ने ह्यू एंड क्राई क्रिएट किया है, क्योंकि उसमें बच्चों ने मार्क्स नहीं खींचे हैं। वो चाहे एमएस स्वामीनाथन से रिलेटेड हो, एम विश्वेश्वरैया से रिलेटेड हो, बोस आइंस्टीन से रिलेटेड थ्योरी के बारे में पूछ लिया हो, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि इंडियंस और इंडियंस के अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है। अगला है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बटा हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एवं उसका रोजमर्रा के जीवन में प्रभाव, प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों इत्यादि के विषय में समझना, उनकी चर्चा को देखना, ये मूल रूप से हमें यहाँ पर ये सिलेबस देखने मिलता है। अब इस सिलेबस को यदि हम डिकोड करेंगे तो थोड़ा सा सिलेबस जब आप डिकोड करते हैं तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस कुछ इस तरीके से डिकोडेड है। हम इस पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम 8 या 9 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी केवल और केवल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 40 से 50 नंबर, ठीक है, 2 से 3 सवाल किसी साल में, 4 सवाल किसी साल में, 2 सवाल, ऐसे सवाल आपको देखने मिलते रहते हैं। कई बार लगता है कि अब टेक्नोलॉजी नहीं पूछेगा, उस साल ज़्यादा टेक्नोलॉजी से पूछ लेता है। लेकिन
टेक्नोलॉजी भी अथवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मेंस ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके पीटी में देता है, क्योंकि पीटी में सिलेबस में कहीं ना कहीं ये लिख दिया गया है जनरल साइंस। अब जब जनरल साइंस को आप डिकोड करते हो अथवा उसके बारे में पढ़ते हो तो जनरल साइंस क्या हो गया, जनरल साइंस में आप थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लो, थोड़ा बहुत कॉमन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ लो, वहाँ तक पीटी की साइंस लिमिटेड हो जाती है। लेकिन आजकल यूपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में 70% सवाल टेक्नोलॉजी अथवा उससे इन्फ्लुएंस होकर के आते हैं। तो इसका सीधा सा मानना यह है कि इसको ये करंट अफेयर्स ना मान करके हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर हमको पीटी के लिए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करनी है तो उसका ओरिजिनेशन यहाँ से होना चाहिए, मेंस से उसका ओरिजिनेशन होना चाहिए। अगर मेंस से संबंधित मुद्दों को अच्छे से पढ़ेंगे, इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, उन चीज़ों को उस तरीके से उस पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ेंगे तो वो यहाँ नहीं पीटी में भी सवाल आपको आसान बना देगा। और पीटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसाइडिंग हो जाता है। 12 सवाल, 15 सवाल, 18 सवाल, कई साल तो 22 सवाल तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। 20 सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, 18-19 सवाल एनवायरनमेंट के, मिलकर के 40 सवाल के लगभग बना देते हैं। 40 सवाल में ही पूरा पीटी का पेपर या तो बन जाता है या तो रह जाता है। लेकिन उन सब का ओरिजिनेशन पीटी की तैयारी से नहीं होता है, उनका ओरिजिनेशन मेंस की तैयारी से होता है। तो हमें इस बात को समझना है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें एग्जाम बेस्ड आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा, फेज वाइज आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा, टॉपिक वाइज आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा और उसकी माइक्रो टॉपिक वाइज आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा। उस आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसको इंटीग्रेट करना होगा ताकि आपका इलस्ट्रेशन अच्छा हो, आपका आंसर लिखने का तरीका अच्छा हो, आपको उसको उस तरीके से करना होगा। तो अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित मुद्दों को समझें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित पूरे के पूरे टॉपिक मूल रूप से हम इसको बांट देते हैं आईसीटी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इससे संबंधित सवाल अलग अलग सालों में मूल रूप से ना केवल मेंस बल्कि पीटी में भी बहुत अत्यधिक रूप से पूछे जाते हैं। और इसका डायनेमिक्स भी बहुत है। डायनेमिक्स क्यों है? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ती जाती है और उन टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसे ऐसे सवाल ये पूछ लेता है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। इसमें मूल रूप से हम कंप्यूटर्स, उनके नेटवर्क्स, मोबाइल फ़ोन, डेटा टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ, डिजिटल एग्रीकल्चर। इन टॉपिक्स के साथ आईसीटी यहाँ से अलग अलग जगह भाग भी लेता है। जैसे डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ से निकलेगा क्योंकि टूल्स आपको यहाँ से समझने में आएंगे। उसका प्रभाव हो सकता है आप इकोनॉमी में समझ सकते हैं, लेकिन वो प्रभाव और उसके विषय में लिखना लिमिटेड रह जाएगा। क्या क्या टूल्स हैं उसको समझना यहाँ पर ज़रूरी। दूसरी तरफ जब आप डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, फिर वही बात है कि डिजिटल एजुकेशन अपने आप में एक क्रांति है। उसको आप गवर्नेंस में पढ़ते हो लेकिन उसके टूल्स यहाँ से निकलते हैं। ई गवर्नेंस के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे तो ई गवर्नेंस आप पढ़ोगे जीएस पेपर 2 में, लेकिन उसके टूल निकलेंगे कहाँ से? आईसीटी से। अगर आप डिजिटल हेल्थ के बारे में पढ़ोगे फिर अगेन गवर्नेंस का पार्ट है डिजिटल हेल्थ अथवा डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इसके टूल्स, इसके मेथड्स कहाँ से निकलेंगे जिसके विषय में आपको लिखना होगा वो यहाँ से निकलेंगे। ऐसा ही डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में। और फिर रोबोट्स, ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और उससे संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस, रोबोटिक्स के एप्लीकेशन, ये सब इन सब के साथ जुड़ जाते हैं जिससे संबंधित सवाल आपको लगातार देखने मिलेंगे। आईसीटी से संबंधित सवाल अगर आप देखें तो 2024 का ही सवाल अगर आप देख लीजिए, 2024 में पूछा गया व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है, आईसीटी का सवाल है, सिंपल सवाल है लेकिन कॉमन लॉजिक का सवाल है। हम सभी आते जाते देखते हैं कि किस तरीके से टोल में उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो फास्टैग टेक्नोलॉजी हो अथवा आरएफआईडी हो अथवा उनसे संबंधित टेक्नोलॉजीज़ हो। उन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझना और फिर उसका लिखना, हाईवेज़ में किस तरीके से ये यूज़ किए जा रहे हैं, जो फास्टैग है वो यूज़ किया जा रहा है अथवा जो फास्टैग को रिप्लेस करके एक नई टेक्नोलॉजी जो टोल सिंप्लीफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी है, जिसमें आगे सरकार ने बोला कि
हम सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं कि इसके विषय में समझना और लिखना। फिर और क्या कहता है ये, व्हाट आर दी प्रपोज चेंजेस दैट विल मेक प्रोसेस सीमलेस। तो इन सारी चीज़ों को करंट, अब ये इसका 40% पार्ट करंट अफेयर्स है, लेकिन 60% पार्ट वो स्टैटिक टॉपिक से चला आ रहा है, कई सालों के डेवलपमेंट से चला आ रहा है। तो यहाँ पर उसको समझना ज़रूरी है। उसको समझने के लिए कंप्यूटर समझना ज़रूरी है, उसके लिए नेटवर्क समझना ज़रूरी है, उसके लिए रेडियो वेव समझना ज़रूरी है। इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए जब इस तरीके से आप सवाल लिखोगे तो उन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। केवल ये पढ़ लेने से कि नया इलेक्ट्रॉनिक टोल क्या है, उसमें आपको इन 10 नंबर का अगर ये सवाल है तो 10 में से नया क्या हुआ है वो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ के लिख के आगे होगे, 2 नंबर 2.5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर अपनी मार्किंग हमको 30 से 40% तक बढ़ानी है तो इस मार्किंग को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ 4 अथवा 5 नंबर तक पहुँचना है, तो उन चीज़ों को उस तरीके से समझना होगा, लिखना होगा। दूसरा सवाल 2021 में पूछा गया आईसीटी से संबंधित, जो कि ब्लू एलईडी से संबंधित था, जो कि 1990s में डेवलप हुई थी और 2014 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। 14 का करंट अफेयर्स है, पूछा 2021 में है। आप देख सकते हैं क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली करंट ओरिएंटेड है। इसके विषय में थोड़ा सा अगर किसी ने बोला तो सोच लीजिएगा। अगर कोई आपको सजेस्ट करा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने की क्या बात है, वो करंट अफेयर्स पढ़ो हो जाता है, तो सोच लीजिएगा आपको भटका रहा है, इंटीग्रेट नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है, हाउ साइंस इज इंटरवूवन डीपली इन आवर लाइव्स, स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब ये डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, डिजिटल फार्मिंग की टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, प्लस बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाती है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट्स भी हैं यहाँ पर, प्लस नैनो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आ जाती है, प्लस रोबोटिक्स भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये एक लार्ज स्केल इस तरीके से सवाल भी पूछ ले जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर डोमेन्स के रिलेटेड करंट अफेयर से काम नहीं बनेगा, उसमें हमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के साथ लिखना होगा। फिर अब ये सवाल है जीएस पेपर 3 का ही, इसको इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जरूर पढ़ा जाता है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एग्जामिन द प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। ये पूरा का पूरा सवाल का ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से ही निकलता है। यहाँ पर अगर केवल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सवाल लिखा जाएगा तो 1.5 से 2 नंबर ही आपको निकाल के देगा 10 मार्क में से। तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है, ये इंटीग्रेशन कैसे, ये आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इसको समझना होगा। दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक और मेडिसिन, जिससे रिलेटेड सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, जिसमें डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में समझना, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज को, स्टेम सेल्स, आईवीएफ, माइक्रो आरएनए बड़ा न्यूज़ में है, अभी नोबेल प्राइज उसको मिला है, जीन थेरेपी, ड्रग फार्मास्यूटिकल्स, डिजीजेज, ड्रग रेजिस्टेंस एटसेट्रा, अलग अलग ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके विषय में समझना और उनकी आइडेंटिफिकेशन को देखना। तो अगर हम ऐसे सवाल देखेंगे तो इससे संबंधित सवाल भी आपको देखने मिलेंगे। जैसे बायोटेक और मेडिसिन के सवाल अगर आप देखें तो 2 अलग अलग वैरायटी के सवाल इसने पूछे हैं। देखिए, यूपीएससी ने बड़ा सिंपल सवाल भी पूछा है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी पूछा है। कैसे, बताता हूँ। देखिए, सबसे 2 एग्जाम्पल अगर आप देखें शुरुआत के 2, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट। अब ये 2020 का क्वेश्चन है, 2021 में कोविड-19 और उससे संबंधित वैक्सीन के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, पूछ लिया, लॉजिकल है, सिंपल सवाल है। ठीक है, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, व्हाट इज द अप्रोच अडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन, सिंपल सवाल है। ठीक है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, उसका बैकग्राउंड अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस सवाल को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। 15 मार्क का सवाल है, 7 से 8 नंबर आराम से ये सवाल निकाल के दे सकता है। दूसरी तरफ व्हाट आर द रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, पूरी अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में किस तरीके के रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहे हैं, एंड हाउ दिस विल हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सिंपल, केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल लिस्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके इम्पैक्ट्स और इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशंस कहाँ सोसाइटी को भी हेल्पफुल होंगे देखना है। 2021 का सवाल है। अब ये बड़े सिंपल से सवाल है, लेकिन उन्हीं कुछ सालों में बड़े कंट्रास्टिंग क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे, जहां पर लिखने के क्या लिखना है
बड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। जैसे सवाल देखिए 2022 का सवाल है, 10 मार्कर है, ऑल दो न्यू, ये द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन कंट्री हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी, व्हाट आर दोस चैलेंजेस, व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनसे संबंधित सवाल है, और उन लाइफस्टाइल डिजीजेस में केवल और केवल बच्चे क्या हैं, कई बार करंट अफेयर्स में डायबिटीज के बारे में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन और चीज़ों के विषय में चर्चा कई बार करंट अफेयर्स में नहीं होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ ऐसे हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं जैसे कि केवल डायबिटीज़ नहीं, इंडियन पॉपुलेशन में अल्जाइमर्स डिजीज़, क्रॉन सिंड्रोम, ऐसी बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कॉन्स्टेंटली लाइफस्टाइल चेंज हो जाने के कारण से भारत में बढ़ रही। अब ये केवल करंट अफेयर से नहीं निकलेगा, इसको हमें ट्रेडिशनली कैसे डिजीजेज हैं और ट्रेडिशनल डिजीजेस का प्रोग्रेशन कैसा है, डिजीजेस समझना, फिर इसके बाद इसको समझना कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज भारत में है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, अल्जाइमर्स डिजीज है या और भी रिलेटेड डिजीजेस हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस किस तरीके से, ओबेसिटी है, ओबेसिटी के साथ हाइपरटेंशन है, ये सब ऐसे डिजीजेस हैं जो लाइफस्टाइल के साथ हो रही हैं। और वो पूछ उसी बारे में रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस और उसको कैसे बचना है। भारत ने क्या किया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में 2020 में एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी, 2021 में वो पॉलिसी रूल्स कुछ लेकर के आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे संबंधित क्वेश्चन बना लिया गया। तो आप कह सकते हो कि ये करंट अफेयर से निकला, लेकिन इसका 60% डोमेन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग से आएगा, कन्वेंशनली पढ़ने से आएगा। दूसरी तरफ देखिए सवाल है 2020 का, कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड है। सवाल क्या कहता है, The technological advancements are being availed readily to win over the crisis। कोविड-19 हुआ था, उसमें कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हमने उपयोग करी जो हम उससे बच सकते थे। अब इसमें सामान्य रूप से आप देखोगे 15 नंबर का सवाल है, कोविड-19 में टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हुई, तो उस समय पर डिजीज और डिजीज से संबंधित टेक्नोलॉजी के विषय में तो आप आसानी से बता दोगे। चलो कोविड-19 था तो उस समय RT-PCR करते थे, कोविड-19 था तो डिजीज डायग्नोस्टिक के लिए हम काम करते थे, कोविड-19 था तो वो CT स्कैन वगैरह वो टेक्नोलॉजी थी, कोविड-19 था तो वैक्सीन डेवलपमेंट वो टेक्नोलॉजी थी, यहाँ आकर रुक जाते हैं। फिर इसके आगे ICT ने यूज, ICT डिजिटल हेल्थ, अभी देखा था ना, ICT में ही था डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ के बहुत सारे पैरामीटर्स, एक वेब पोर्टल बनाया गया, ऐप बनाया गया और आइडेंटिफिकेशन किया गया, पॉपुलेशन आइडेंटिफिकेशन किया गया, पॉपुलेशन बार कोडिंग की गई, लोगों को QR मेथड्स के थ्रू एंट्री और एग्जिट्स बनाए गए, क्वारंटाइन स्पॉट्स बनाए गए, ये। फिर इसके बाद रोबोटिक्स और AI ने आइडेंटिफाई किया कि कैसे पॉपुलेशन डेटा और किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स बनाए गए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम कोविड-19 के पेशेंट्स के हजार्ड्स को रोक सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ने नैनो मटेरियल्स बना करके दिए जो वैक्सीन के व्हीकल्स बन करके आगे आए। तो ये केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने केवल एक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा, उसने उस पूरे प्लेथोरा के बारे में पूछा। तो आप जब ये समझेंगे कि इसको केवल एक करंट अफेयर की न्यूज़ से पढ़ लेने से हो जाएगा तो शायद नहीं होगा, उसकी इंटीग्रेशन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बात मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आइडेंटिफाई करिए और इंटीग्रेट करिए उसको इस तरीके से कि हम इस पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ सकें और देख सकें। और भी चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो और टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है जिसमें मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम्स के बारे में पूछा गया। स्पेस टेक्नोलॉजी है जिसमें लॉन्च व्हीकल सिस्टम, सैटेलाइट, स्पेस मिशंस, इंटरनेशनल स्पेस मिशंस ऑफ इंपॉर्टेंस उसके बारे में पूछ लिया जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछ चुका है अभी। नेविगेशन सिस्टम्स और रिमोट सेंसिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। कई बार यहाँ इससे रिलेटेड सवाल ज्योग्राफी में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका प्रेजेंस यहाँ से उठ करके पेपर 1 में हो जाता है। तो आप देखिए अभी ये टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड चीज़ें यहीं दिख रही हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हर जगह है, इकोनॉमी में भी है, गवर्नेंस में भी है। यहाँ से एक जगह से उठ करके सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन भी आपको एक जगह देखने मिलता है। तो ये थोड़ा सा बहुत कॉशन के साथ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ने वाली बात है। एग्जाम्पल देखेंगे तो स्पेस से संबंधित सवाल भी अगर हम देखें तो ईजी सवाल हमको देखने मिलते हैं, लेकिन कई बार वो उस डोमेन से पूछ लिए जाते हैं। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के विषय में पूछा था 2022 में,
ये क्या है और उसका यूटिलिटी क्या है। भारत के मून मिशन चंद्रयान के विषय में पूछा है। वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर क्या है उसके विषय में पूछा, 2023 में पूछा गया, ठीक है। फिर अचीवमेंट्स ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हाउ दे आर हेल्पफुल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2016 में पूछा गया था, लेकिन इसकी यूटिलिटी आज भी वैसे ही है, उसको उस तरीके से समझना जरूरी है। अब ये सवाल जीएस पेपर 3 के हैं, लेकिन ये सवाल देखिए, वाई इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम नीडेड एंड हाउ डज इट हेल्प्स इन नेविगेशन, ये जीएस पेपर 1 का है, ज्योग्राफी में पूछा गया सवाल है। इसका पूरा का पूरा डोमेन और ओरिएंटेशन यहाँ से है, जीएस पेपर 3 से है, लेकिन पूछा वहाँ गया। अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ समझेंगे तो इन सवालों को यहाँ चाहे वहाँ, देखिए अल्टीमेटली चाहे वो पेपर 1 में पूछे चाहे पेपर 3 में पूछे, मुद्दा कहाँ है, क्योंकि ये वो चाहे पेपर 1 में हो वो सवाल तो भी आपको नंबर दे करके जाएगा या आपके नंबर कटा करके जाएगा, या चाहे जीएस पेपर 3 में हो तो भी आपको नंबर दे के जाएगा या आपके नंबर कटा करके जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को हमें किस तारतम्य के साथ समझना है उसको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये केवल और केवल एक एग्जाम्पल है, ये बताता है कि क्यों एक बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है आपको इसको पढ़ने में। केवल और केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट नहीं, पूरे के पूरे जीएस पेपर 3 को एक बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका डायनेमिक्स, अगर इसका डायनेमिज्म ज़्यादा है, ये बहुत डायनेमिक पेपर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, बहुत सारी फ्लैंकिंग चीज़ें आती हैं, अलग अलग चेंज होने वाली चीज़ें अगर इसमें पूछी जा रही हैं और पूछी जाती रहेंगी, तो हमें उसको काउंटर करने का तरीका वही है कि हम उसके करंट, बैकग्राउंड और उसके स्ट्रेचेस को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करें। इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि हमने अप्रोच क्या करनी है, हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम कैसी है, सिलेबस कैसा है, उसकी डिमांड कैसी है, फिर उसके बाद उसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट इस तरीके से करना है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें उस तरीके से की गई हैं, फिर उसके बाद हम ये समझ सकें कि आइडेंटिफिकेशन हमें उस पॉइंट पर लेकर के आ गया है कि अब आइडेंटिफिकेशन से हम उस इलस्ट्रेशन को कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। आगे समझेंगे, अगर इसमें हम और देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही हमें देखने मिलता है कि कुछ और टॉपिक जैसे कि एनर्जी टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, क्योंकि एनर्जी टेक्नोलॉजी केवल और केवल टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसके गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पर एनर्जी टेक्नोलॉजी और एनर्जी से संबंधित मुद्दे अथवा क्लीन एनर्जी के डेवलपमेंट को हम क्लाइमेट एनर्जी और क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट गवर्नेंस से डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ इंटीग्रेटेड टॉपिक भी बन जाते हैं, जिसमें कन्वेंशनल पेट्रोलियम बेस्ड एनर्जी को समझना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी को समझना, सोलर, विंड, बायोफ्यूल, जियोथर्मल, टाइडल बैटरी एटसेट्रा, इन सारी एनर्जीज को समझना और इनकी यूटिलाइजेशन को समझना, इनकी गवर्नेंस को समझना। देखिए, इससे संबंधित सवाल भी आपको देखने मिलेंगे जो हम देख सकते हैं। देखिए, discuss several ways in which microorganisms can be help in meeting the current fuel shortage in India। ठीक है, 2023 का सवाल है, रीसेंट है। अब ये क्या है, ये बायोफ्यूल से संबंधित सवाल है। 2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम सनलाइट एंड कंट्रास्ट एंड कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, ये भी पूछा गया है, ये यहाँ पर भी है। उससे रिलेटेड सवाल हमने वहाँ पर भी देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फिर ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, इंडिया शुड कीप एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, जहाँ पर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट भी आ जाता है, 2018 का सवाल है। फिर न्यूक्लियर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और उसकी यूटिलिटी, 2017 का सवाल है। तो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो केवल और केवल एनर्जी डेवलपमेंट ही नहीं, ग्रीन एनर्जी अथवा क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट ही नहीं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड डेवलपमेंट, जिसमें रिएक्टर टेक्नोलॉजी, फ्यूजन रिएक्टर, न्यूक्लियर मटेरियल्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। फिर इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल भी यूपीएससी पूछ लेता है। फिर इंडियन साइंटिस्ट और उनकी यूटिलिटी और आईपीआर से संबंधित सवाल भी एक्सटेंसिवली यूपीएससी ने पूछे हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे तो आईपीआर से संबंधित सवाल हमको अच्छे से देखने मिल जाते हैं। खास तौर पर यदि आप देखें तो अभी रिसेंटली आईपीआर से संबंधित सवाल हमको देखने मिला इसी साल 2024 में भी, जिसमें आईपीआर और आईपीआर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और
सॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया, जैसे कि ये एट प्रेजेंट द वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स, ठीक है। ऑल्दो इंडिया सेकंड इन फाइलिंग पेटेंट्स, द कमर्शलाइजेशन इज नॉट बीन डन। सो अब ये केवल और केवल उससे संबंधित सवाल नहीं है। आईपीआर अथवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, पेटेंट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझना, फिर उसको ये समझना कि इससे संबंधित पूरी की पूरी पॉलिसी किस तरीके से बनाई गई है, फिर इसके बाद ये समझना कि इस पूरी पॉलिसी के चैलेंजेस क्या हैं, फिर ये समझना कि भारत में उससे संबंधित प्रॉब्लम्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों का एक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन भी हमको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर में कैसे यूजफुल है अलग अलग एरियाज में। फिर डिफेंस से रिलेटेड सवाल जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो ये इंडिकेट करते हैं कि केवल करंट अफेयर्स को पढ़ देने से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इससे संबंधित मुद्दे नहीं आएंगे, इसको हमें ज़्यादा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ देखना होगा। इसके बाद अगर हम समझें तो ओवरऑल जब आप समझते हैं तो GS पेपर 3 में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जिन मिसकंसेप्शंस को हटाना सबसे पहले ज़रूरी है यदि आप एक सही और सटीक प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि ये करंट ओरिएंटेशन वाला टॉपिक है, इसमें करंट पढ़ लो हो जाता है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, करंट पढ़ लो हो जाता है। ऐसा कतई नहीं है। मैंने आपको पिछले 1 घंटे के पूरे लेक्चर में ये समझाया है कि करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ज़रूरी हो सकता है कि टॉपिक का अप्रोच, उसके लिए करंट अफेयर्स हो सकता है, लेकिन टॉपिक्स का इंटीग्रेशन, टॉपिक्स की एक्सटेंट, टॉपिक्स का आइडेंटिफिकेशन, ये करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल और इंटीग्रेटेड लर्निंग के साथ ये निकल के आएगा। दूसरा, ये बड़ा ही बर्डनसम है। बर्डनसम मतलब हमको कई बार लगता है कि बड़ा ही बोरिंग है, समझ में नहीं आ रहा है, हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। फिर बर्डनसम क्यों भी हो जाता है? क्योंकि हम उसको ये समझ लेते हैं ये करंट ओरिएंटेड है। अब करंट अफेयर्स कॉन्स्टेंटली ऐड ऑन होता जाता है। हर बार बच्चा हमारे पास आता है और सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछता है, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ, एनवायरनमेंट का टीचर हूँ, मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़ लूँ, करंट अफेयर्स कब से पढ़ लूँ, किस डेट से शुरू करके किस डेट को पढ़ लूँ, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ लूँ। ये सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं कॉन्स्टेंटली, और हमें इसको, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको मैं समझूं कि इसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ये एक इंडिकेट करता है कि बच्चा बड़ा ही ओरिएंटेड हो चुका है इस चीज़ के लिए कि ये केवल और केवल करंट ओरिएंटेड टॉपिक है। ऐसा नहीं है। करंट अफेयर ज़रूरी हो सकता है, और पिछले 3 सालों में यूपीएससी के पेपर का तरीका, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, उसने बता दिया कि करंट अफेयर ज़रूरी हो सकता है, केवल इसलिए कि आप टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सको या देख सको कि टॉपिक क्या है, या घटना समझ सको। लेकिन करंट अफेयर्स इसलिए ज़रूरी नहीं कि वही सवाल बनाएगा। घटना देखने के लिए आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, लेकिन उस घटना के तारतम्य को समझने के लिए, उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए आपको एक इंटीग्रेटेड लर्निंग की ज़रूरत है। जब आप उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ोगे, जब आपको इस तरीके से पढ़ोगे कि आपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और उसके लेंथ विड्थ को आपने बहुत अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट किया है, एक्सप्रेस किया है, तो ये बर्डनसम नहीं लगेगा, ये बोरिंग नहीं लगेगा, ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव लगेगा। तो ये बर्डनसम इसलिए लग जाता है, मिसकंसेप्शन इसलिए भी है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा क्वांटिटेटिव तरीके से पढ़ रहे हो, ज़्यादा मात्रात्मक तरीके से पढ़ रहे हो। आपको उसे ज़्यादा गुणात्मक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट, नॉट क्वांटिटेटिव असेसमेंट। यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को लेकर के आ रही है, क्लर्क्स को लेकर नहीं आ रही है। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं, जब आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए। अपने क्वालिटेटिव असेसमेंट और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी लर्निंग में क्वालिटेटिव इंटीग्रेशन लाने की कोशिश करिए, तो वो बर्डनसम नहीं लगेगा। चीज़ें आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं, सरल भाषा में लिखी भी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप यही सोच लेंगे कि ये करंट अफेयर्स और बहुत सारा है, तो फिर उस मिसकंसेप्शन से ब्रेक इवन लाना ज़रूरी है।
और यहीं कहीं ना कहीं ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये बड़ा ही सेटबैक का मामला बन जाता है कि उनको पढ़ाया तो बहुत सारा जाता है लेकिन उसमें से आता कुछ नहीं, या वो लिख नहीं पाते हैं और उनकी स्कोरिंग अच्छी नहीं। अब खास तौर पर हिंदी माध्यम के बच्चों के जीएस पेपर 3 में मार्क्स और ज़्यादा कम होते हैं। जब इंग्लिश मीडियम वालों के ही मार्क्स नहीं है तो हिंदी मीडियम वालों को तो और भटकाया जाता है, उनके मार्क्स तो और कम रह जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि हमें अपनी अप्रोच थोड़ी सी बदलनी होगी। फिर डिफिकल्ट इंटरलिंक, आपस में जोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। समझाया मैंने कि कैसे सवाल आपस में इंटीग्रेटेड है। एक सवाल केवल एक जगह से नहीं पूछा। कोविड-19 में टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हुई, एक जगह का सवाल नहीं है, केवल बायोटेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है। वो सवाल बायोटेक्नोलॉजी का भी है, वो सवाल आईसीटी का भी है, वो सवाल नैनो टेक्नोलॉजी का भी है, वो सवाल स्पेस टेक्नोलॉजी का भी है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हमने पॉपुलेशन आइडेंटिफिकेशन किया था, जियो टैगिंग की थी उस पॉपुलेशन की जहां पर सबसे ज्यादा स्प्रेडिंग हो रही थी डिजीज की। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन का बात है, इंटरलिंक की बात है। जब उसको उतना मजा लेकर के उतना इंटीग्रेट करके पढ़ा और पढ़ाया जाएगा तो वो बर्डनसम भी नहीं होगा और उसकी इंटरलिंकिंग को समझ में भी आएगा। तो ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे हमें हटाना जरूरी है। दूसरा, ये लोग बोलते हैं कि नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप उसको अप्रोच वैसे कर रहे हो। अगर आप किसी भी टॉपिक को उसके टेल से पकड़ोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। और करंट अफेयर्स किसी भी टॉपिक की टेल ही होती है, हेड नहीं होता। जब आप टॉपिक को हेड ऑन पकड़ोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, उसके बैकग्राउंड और उसकी लिंक को समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेने से या क्वांटम कंप्यूटर के करंट अफेयर्स को पढ़ लेने से ये सवाल नहीं बनने वाला है। उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। उसके पहले इसको उससे लिंक करना होगा कि कैसे पार्टिकल्स क्वांटम स्टेट में चले जाते हैं। उसके पहले तो ये समझना होगा कि पार्टिकल होता क्या है। जब आप इस तारतम्य में पढ़ोगे, जब आप ये समझोगे कि सुपरपोजिशन क्या होती है, किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स बनाई गई है, जिसको आसान भाषा में समझा जा सकता है, लेकिन हम डर जाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमें लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आएगा। ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद प्रॉब्लम लो अपरेंट लो स्कोरेबिलिटी। हमको लगता है 30-40 नंबर का एनवायरनमेंट है, 10 नंबर 20 नंबर का मैं अपीयर कर जाऊंगा, 30-40 नंबर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10-20 नंबर मैं यहाँ से निकाल लूंगा, मतलब 40 नंबर मैंने निकाल लिया, 80 में से 40 मेरे हो गए, काफ़ी है, 40 नंबर और लानी है, पास कर जाऊंगा। ये लोगों के बारे में ये अप्रोच है, लेकिन वो 20 नंबर निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ये सोचें कि मैं अगर 4 सवाल साइंस से आ रहा है, इसमें से मैं 2 निकाल लूंगा करंट अफेयर्स के, मान लीजिए वो कुल 2 सवाल का जो वेटेज है 10 नंबर का, एक 15 नंबर का, 25 नंबर का सवाल है, 50% मार्किंग के हिसाब से आपको 12.5 नंबर तो मिल जाने चाहिए। लेकिन जब आप उसको उतनी अच्छे से लिखोगे नहीं तो दोनों सवाल में आपको नंबर मिलेंगे 7 या 8। आपने गेन क्या किया, आपने 50 नंबर में से केवल 8 नंबर ही गेन किया है। आप देख सकते हो ये बच्चों के साथ हो रहा है, तभी एवरेज मार्किंग 70 से ऊपर नहीं जा पा रही है। आप देख लीजिए, अगर 70 एवरेज मार्किंग है, 20 सवाल पूछे गए तो पर सवाल बच्चे को एवरेज कितना नंबर मिल रहा है। 20 सवाल में अगर आपको 70 से 75 80 नंबर भी मिल रहा है तो पर सवाल आपको 4 नंबर मिल रहा है, 4 नंबर। अब उसको और ब्रेक इवन में ले आइए तो 10 सवाल आपके 10 मार्कर वाले हैं, 10 सवाल आपके 15 मार्कर वाले हैं, ब्रेक इवन निकालिए। एवरेज मार्किंग 10 सवाल वाले में 1.5 या 2 नंबर से ज़्यादा नहीं है, एवरेज मार्किंग 15 सवाल वाले में 3.5 नंबर से ज़्यादा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हम यही समझते हैं कि इसकी स्कोरेबिलिटी ही लो है। ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर स्कोर कम मिल रहा है तो यूपीएससी के नंबर देने में फॉल्ट नहीं है, यूपीएससी से नंबर निकाल लेने में फॉल्ट है। कहीं ना कहीं हम उसको उतना इंटीग्रेट करके नहीं लिख पा रहे हैं कि हम उसको उतने नंबर निकाल के ले पाएं। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यूपीएससी के नंबर देने में नहीं, राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम टू मच कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ इसको करंट के डोमेन से समझते हो। फिर दूसरा क्या है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ये फैक्ट 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 ज्यादा है, सब्जेक्टिव नहीं है। मैंने आपको सवाल बता दिए, एग्जाम्पल भी दिखाए कि ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं।
इसकी अप्रोच उस तरीके से होनी चाहिए। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग और सब्जेक्टिव टॉपिक हैं जिसमें बहुत आसानी, ये बल्कि सबसे ज़्यादा नंबर देने वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि डायनेमिज्म होने के साथ साथ भी इनके पूरे सिलेबस में एक स्ट्रेच है। अगर आप उन चीज़ों को उस तरीके से आसान, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल तरीके से अगर आप लिख दो तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको नंबर देते हैं। तो ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। नीड नॉट टू गिव टू मच ऑफ द टाइम, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो आपके सीनियर्स और रिपीटर्स आपके दिमाग में डाल देते हैं कि ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ लो हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ जाता है। और आप सोचते हो ठीक है, अब जब किसी ने बोल दिया है तो ऐसा करता हूँ, मैं करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ, फिर क्या होगा, फिर ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या होगा, आप बोर हो जाओगे। बोर होगे तो क्या होगा, आप बोलोगे ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं इसको, ये समझ नहीं सकता हूँ, तो इसकी इंटरलिंक नहीं डेवलप होगी। जब ये सब होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्कोर तो कम आएगा ही ना। तो ये बेसिक मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हमने डेवलप करके रखा, और इन मिसकंसेप्शंस को हटाना ज़रूरी है, इससे बाहर आना ज़रूरी है। तो क्या करें हम इन सब चीज़ों के लिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच थोड़ी सी स्मार्ट होनी चाहिए। हमें मेंस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एस, हमें चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करना होगा। आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लर्निंग करते हैं, आप ओवरडू करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लर्निंग का मतलब क्या है, ओवरडू। ओवरडू का मतलब क्या है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, हम उतना समय उसमें लगाते हैं कि जो एक्चुअल हमारी एग्ज़ाम की ज़रूरत है उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं और लो स्कोरेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखिए चीज़ों को, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखिए चीज़ों को। पहले अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि चीज़ें कहाँ तक फैली हैं, किस स्तर तक फैली हैं। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर देंगे कि उनका स्तर किस तरीके से फैला हुआ है, तब सिंपल छोटे छोटे स्टेप से पढ़ना शुरू करिए चीज़ों को। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाली चीज़ें हैं और बहुत ही आसानी से लिख देने वाली चीज़ें हैं। ये सिंपल है, इसको सोफिस्टिकेट मत करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, चीज़ों को आइडेंटिफाई करके पढ़िए। दूसरा क्या है, हमें थोड़ा सा मेथोडिकल होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मेथोडिकल होना पड़ेगा। मेथोडिकल का मतलब क्या है, हमें कहीं ना कहीं एक इस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा कि ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, सी के बाद डी आए। ये मेथोडिकल तरीका है। हम क्या होता है, जेड पहले पढ़ते हैं, फिर एम की तरफ आते हैं, फिर पी पढ़ते हैं, फिर ए पे चले जाते हैं। अब क्या हुआ, ना ए समझ में आया, ना एम, ना जेड। क्या है, ये बिखरी हुई प्रिपरेशन है। मेथोडिकल प्रिपरेशन का मतलब क्या है, उसको उतने अच्छे तरीके से स्ट्रेच आउट करिए, उन चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करिए, पूरे सिलेबस के टॉपिक्स को उतने अच्छे से आइडेंटिफाई करके इंटरलिंक करिए, तो वो मेथोडिकल तरीका है। स्टडी आईएएस में जब हमने ये अपना मेंस का प्रोग्राम बनाया है, तो ये मेंस का प्रोग्राम हमारे लिए ज़्यादा मेथोडिकल तरीके से हमने बनाया है। ऐसा मेथोडिकल तरीका कि बच्चे को बहुत अच्छे से पहले तो सिलेबस समझ में आए, टॉपिक समझ में आए, फिर उसके बाद उस टॉपिक की इंटरलिंक समझ में आए, तो वो आइडेंटिफाई भी कर सके और वो इंटीग्रेट भी कर सके। इसलिए आप थोड़ा सा मेथोडिकल तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा। जीएस पेपर 3 में ख़ास तौर पर एक्यूरेसी का मतलब क्या है, यहाँ पर जब हम पीछे बात करते हैं प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप सिर्फ करंट पर हाथ रखोगे और कहोगे यही जीएस पेपर 3 है, तो आप एक्यूरेसी से दूर भागोगे, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उस कंटेंट में से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसको निकाल करके ले आना और यूटिलाइज़ कर लेना, उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और जितना ज़्यादा आप ये करते जाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी और कम होती जाएगी। आप सिलेक्शन से दूर भागते जाओगे, उसकी तरफ नहीं जाओगे।
स्टडी आईएएस के इस पूरे प्रोग्राम में हम ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं। ये एक्यूरेसी कहाँ से आती है? ये हमारे मेथोडिकल मेथड से आती है। हम जब मेथोडिकल हो जाते हैं तो हम टॉपिक्स की ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं। हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टॉपिक इस तरीके से पूछा जा सकता है, टॉपिक इस तरीके से एग्ज़ाम में आ सकता है। हमारी अभी पीछे RWR टेस्ट सीरीज़ भी रही है, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग हर सब्जेक्ट में हमारे टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यूपीएससी मेंस 2024 में देखने मिल जाएंगे। वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे एनवायरनमेंट का ही क्वेश्चन हो, चाहे हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चन हो, आपको देखने मिलेगा कि वो उससे रिलेटेड या उसी डोमेन के टॉपिक्स या उसी के सेंस के क्वेश्चंस आपको, भले ही लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन उसी सेंस के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में देखने मिलेंगे। तो क्या है, हम ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जब जाने की कोशिश करते हैं तो हम थोड़ी सी क्वालिटेटिव लर्निंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हम उस क्वांटिटेटिव से हटते हैं। जब आप उस क्वांटिटेटिव से हट के क्वालिटेटिव लर्निंग की तरफ जाते हो तो ज़्यादा आप प्रिज्यूम कर पाते हो, इस बात को देख सकते हो कि किस तरीके के टॉपिक यूपीएससी में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और हम किस तरीके से उसको लिखेंगे। तो ये एक्यूरेसी की बात है। तीसरी बात, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें थोड़ा सा रिवाइजिव होना पड़ेगा। रिवाइजिव का मतलब क्या है? देखिए, ये बात कही जाती है खास तौर पर इतिहास और भूगोल के बारे में। अभी कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में तो ये एनवायरनमेंट और पूरे के पूरे जीएस पेपर 3 के बारे में कही जा सकती है। कही जाती थी कि बात इतिहास और भूगोल बेवफा, रात पढ़ो सुबह सफ़ा, ऐसा मणिकांत सर भी कहते हैं। तो जब आप ये समझते हो तो अभी तो बल्कि पूरा का पूरा जीएस पेपर 3 ही अपने आप में बेवफा हो गया। जीएस पेपर 3 अगर आप उसको क्वांटिटेटिव नज़रों से देखोगे, करंट की नज़रों से देखोगे, तो आप पढ़ोगे किसी एक चीज़ को एक बार, हद से हद 2 बार, और एग्ज़ाम आते आते तक वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ याद नहीं रहती हैं, कुछ एग्ज़ाम में लिख पाते हो, कुछ नहीं लिख पाते हो, आधा पढ़ते हो, आधा लिखते हो, मार्क्स भी आधे मिलते हैं, तो आप 2-2.5 नंबर पे पर क्वेश्चन रुके हुए। तो रिवाइजिव जब आप हो जाओगे, ज़्यादा चीज़ों को जब आप क्वालिटेटिव पढ़ोगे, उसको उस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखोगे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नोट डाउन करोगे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप उसका बार बार प्रैक्टिस करोगे। वो चाहे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में हो, जिसमें हम जब मेंस का प्रोग्राम आता है तो हमने अपनी क्लासरूम राइटिंग को ही इंटीग्रेट करके रखा हुआ। हमारी हर क्लास राइटिंग पर भी फोकस करती है, जहाँ पर हम इस बारे में देखते हैं कि हमारी क्लास के अंदर हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस को करा सकें ड्यूरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ओनली। चाहे वो टॉपिक कितना ही छोटा हो, चाहे वो टॉपिक कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, हम उसकी राइटिंग पर जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, फोकस कर देते हैं, तो बच्चा क्या होता है, जब आप किसी एक चीज़ को लिखते हो और क्लासरूम के अंदर लिखते हो, तो आप क्या हो जाते हो, ज़्यादा सिंप्लीफाइड, मेथोडिकल, एक्यूरेट, और साथ में क्या होता है, जब आप उसी कॉपी को बार बार पढ़ते हो तो आप रिवाइजिव हो जाते हो। आप रिवाइजिव हो जाते हो, आप उसको बार बार जब रिवाइज करोगे तो वो आपके एक थॉट प्रोसेस में आ जाएगा। अब बार बार मैंने ये बात कही कि क्वांटिटेटिव ना होकर के क्वालिटेटिव होने का मतलब क्या है। क्वांटिटेटिव ना होकर के क्वालिटेटिव होने का मतलब ही यही है कि आप ज़्यादा चीज़ों को ना पढ़ के उन सिंप्लीफाइड चीज़ों को पढ़ो, बार बार पढ़ो। जब बार बार पढ़ोगे एक चीज़, आप जब बार बार पढ़ोगे, सोचोगे, पढ़ोगे, सोचोगे, पढ़ोगे, सोचोगे, तो उसके डायमेंशंस अपने आप आपकी बुद्धि में खुलते चले जाएंगे। आप उस तरीके से उसमें सोच डेवलप करोगे, आप उस तरीके से उसको लिख पाओगे। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है टेस्ट। टेस्ट सीरीज भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके प्रिपरेशन का। केवल सिंप्लीफाई कर लेने से या कॉपी में लिख लेने से नहीं, उसको उस तरीके से टेस्ट करने की भी ज़रूरत होती है कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। अब अमूमन टेस्ट को अथवा टेस्ट सीरीज को एक टूल बना दिया गया है, जहाँ पर एक इनसफिशिएंटली डेवलप्ड टेस्ट सीरीज या इनडेफिनेटली डेवलप्ड क्वेश्चंस या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस या नॉन यूटिलाइजेबल क्वेश्चंस या टॉपिक्स को हम टेस्ट सीरीज में लिख देते हैं। बच्चे उन टेस्ट को लेते हैं, लिखते रहते हैं और उसका आउटकम कुछ नहीं होता।
टेस्ट सीरीज केवल और केवल इसका माध्यम नहीं है कि आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सको। अगर वो करना है तो वो तो आपको क्लासरूम में या उस समय करना चाहिए था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे। मेथोडिकल होने का मतलब ही वही है कि आप उसको लिख करके देखो। रोट लर्निंग से ज़्यादा स्किलफुल लर्निंग की तरफ आप जाओ। आप स्किलफुल लर्निंग की तरफ जब जाते हो तो उसका मतलब होता है कि आपने एक टॉपिक को पढ़ा, उसकी लेंथ विड्थ समझी, उस लेंथ विड्थ के बाद इसको समझा कि उसको पढ़ना किस तरीके से है, अरेंजमेंट किस तरीके से रखना, फिर उसको लिख के देखा। तो ये तो आपके प्रेपरेशन का पार्ट है। टेस्ट सीरीज आपकी प्रेपरेशन को टेस्ट करने के लिए है, ना कि टेस्ट सीरीज इसलिए हो कि आप उसी के थ्रू प्रेपरेशन करो। आजकल क्या है, टेस्ट सीरीज बड़ा ही एक मेथड बना दिया गया है जहां पर नॉन क्वालिफाइड लोग टेस्ट बनाते हैं, वही चेक करते हैं। अब उस चेकिंग और उस टेस्टिंग का कितना हम एक एम्फेसिस रख सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, ये बड़ा डाउटफुल होता है। तो टेस्ट सीरीज को भी हमें उस तरीके से करना होगा। स्टडी आईएएस में हमने एक बड़ा ही मेटिकुलस मेथड बनाया है टेस्ट सीरीज का, जिसमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किए गए। आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपने किस तरीके से पढ़ा है, ये आपकी प्रेपरेशन को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, ना कि आप टेस्ट के थ्रू प्रेपरेशन करें। तो आपकी प्रेपरेशन को टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते हैं। पहले हम ये आपको समझाते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स के साथ हम खड़े होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशंस इस तरीके से बनाए जा सकते हैं ताकि फर्दर उन सॉल्यूशंस को बनाया जा सके। यहाँ पर बड़े ही स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोगों द्वारा टेस्ट सीरीज बनाई जाती है अथवा टेस्ट बनाए जाते हैं, तभी वो टेस्ट यूपीएससी एट पार भी बन जाते हैं, तभी वो टेस्ट या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आना और उनका ओरिएंटेशन एग्जाम की तरफ हो जाता है, और तभी वो टेस्ट सीरीज यूटिलाइजेबल भी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा इंटीग्रेटेड होना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उनको इलस्ट्रेट करके उसको आंसर करना पड़ेगा, तब आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हो। तो हमने कोशिश किया है, मैंने कोशिश की इस वेबिनार के थ्रू कि मैं बता सकूं कि मेन प्रॉब्लम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट में किस तरीके से आ रही है और कैसे उसका सोल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है। बाकी स्टडी आईएएस आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। आप कभी भी चाहें तो स्टडी आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आकर के मुझसे मिल सकते हैं, आप अपने सवालों को लेकर के आ सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। आई एम नॉट ओनली अ मेंटर बट ऑल्सो अ कोच। आई कैन हेल्प यू इन नॉट ओनली विद दी स्टडीज बट बियॉन्ड स्टडीज ऑल्सो। आई होप ये वेबिनार इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपके लिए एक एक्सपीरियंस देगा। थैंक यू वेरी मच। जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनिक आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉगी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड
रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं। यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025।